दोस्तों, आज की कहानी में शिवा सिंह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो पूरे मार्केट का गेम बदलने वाला है। एक बंद पड़ी फैक्ट्री, टूटी हुई उम्मीदें, और सामने खड़ा एक आदमी जो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर राज करना चाहता है। जहां बाकी लोग नुकसान से डरते हैं, वहीं शिवा सिंह करोड़ों दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। एक ऐसा फैसला जो उसे बना सकता है, या तो इस शहर का सबसे बड़ा किंग, या फिर सब कुछ खत्म कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स FM को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। ड्रैगन सिटी होटल के रास्ते में शिवा सिंह को बॉस विकास की असलियत का काफ़ी हद तक अंदाजा हो गया था। श्रीप्लम गांव के मुखिया होने के साथ साथ वह पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री का प्रभारी और टोकवा वान में पीसफुल गैंग का बॉस भी था। 1934 में मुंबई की पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने द लॉयल गैंग से अलग होकर अपना खुद का एक गैंग बना लिया था। इसीलिए इस गैंग को वाटर हाउस या सॉफ्ट ड्रिंक हाउस के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि उन गैंग लीडरों की तुलना में जो बहुत अमीर और ताकतवर थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, बॉस विकास में एक ठेठ पुरानी आदत थी, गरीबी। हर कोई जानता था कि टोकवावान एक बंजर इलाका है और यहाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। यही विकास, जो इस इलाके का एक बड़ा नाम था, आगे चलकर गोवा का एक बहुत ही मशहूर, अमीर और ताकतवर इंसान बनने वाला था, जो उस इलाके में राज करने के लिए मशहूर दिग्गज करण से टक्कर लेता और एक समय के लिए एक बेहद खूंखार हस्ती बन जाता। आलीशान होटल का शाही मेहमान कक्ष। दावत के दौरान बॉस विकास मुख्य कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी और चमकदार मुस्कान थी। उसके दोनों तरफ 17-18 साल की दो बेहद खूबसूरत और जवान लड़कियां बैठी थीं। वे दोनों खूबसूरत लड़कियां, जो वहां उसका साथ देने के लिए थीं, बॉस विकास के हाथों में अपनी बाहें डाले हुए बड़ी कातिलाना मुस्कान दे रही थीं। बाईं तरफ बैठी लड़की ने बॉस विकास के लिए शराब का प्याला पकड़ रखा था और उसे अपने हाथों से शराब पिला रही थी, जबकि दाईं तरफ वाली लड़की उसे खाना खिला रही थी। वे दोनों बॉस विकास को अपने हाथों से खिलाने पिलाने में इतनी माहिर थीं कि खुद बॉस विकास भी अपने हाथों से इतने मज़े से नहीं खा पी सकता था। बॉस विकास ने अपने प्याले से एक घूंट लिया, अपने बगल में बैठी उन खूबसूरत लड़कियों को देखा और फिर दोनों को अपनी बाहों में भरते हुए ठहाका लगाकर बोला, अरे ओ मेरी जान, मुझे कोई गंवार मत समझना। मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक है। तुम दोनों की इस जवानी और खूबसूरती को देखकर मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे हुस्न पर एक कविता लिख दूं। आप किस तरह की कविता लिखेंगे? क्या वो शरीफों वाली होगी? हमें भी सिखाए ना, हमें भी नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक है। दोनों खूबसूरत लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। बॉस विकास ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, बिल्कुल शरीफों वाली है, ज़रा ध्यान से सुनना। उसने एक बार अपना गला साफ किया। कमल की कली अभी खिलने ही वाली है। उबले हुए अंडों पर सजे हैं दो खजूर। टोकवावान की गहराइयों में छिपी हैं दो सुंदरियां। एक को छेड़ा तो दूसरी मचल उठी। आप बहुत दुष्ट हैं, बिल्कुल बेशर्म। दोनों खूबसूरत लड़कियों ने अपनी नाजुक हथेलियों से मुक्का बनाते हुए बॉस विकास की छाती पर हल्के से मारा। बॉस विकास बहुत ही घमंड से मुस्कुराया। वह औरतों को खुश करने के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी था। जहां दूसरे लोग औरतों को कपड़े और महंगे झोले खरीद कर देते थे, वहीं वह सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों से ही उन्हें खुशी से पागल कर देता था। इस हंसी मजाक के बाद जब बॉस विकास को अपने असली काम की याद आई, तो उसे मजबूरी में उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की बाहों से खुद को छुड़ाना पड़ा। उसने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर तक चढ़ा ली, जिससे उसके हाथों और छाती पर बने हुए गोदने के निशान साफ दिखाई देने लगे। उसने अपने बगल में बैठे शिवा सिंह की तरफ मुड़ते हुए बड़े ही उत्साह से कहा, शिवा बाबू, सच कहूं तो आप बिल्कुल मेरे जैसे ही इंसान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों सदियों से एक दूसरे को जानते हों। आइए इसी बात पर एक जाम हो जाए। शिवा सिंह मुस्कुराया। उसने अपनी शराब का प्याला उठाया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। बल्लू दादा के साथ साथ बॉस विकास द्वारा बुलाए गए फैक्ट्री के वे 5 बड़े अधिकारी भी खड़े हो गए और उन्होंने भी अपने अपने प्याले उठा लिए। बॉस विकास, मैं ठहरा एक व्यापारी आदमी, और आज आप जैसे एक सच्चे दोस्त से मिलकर मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। जाम छिलकें। एक झटके में शराब का प्याला खाली करने के बाद उन सभी के बीच फिर से एक लंबी और मज़ेदार बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही देर में उन्होंने शराब के कई और प्याले खाली कर दिए। ज़्यादा पीने की वजह से उन सभी के चेहरे लाल हो चुके थे। ये देखकर कि अब सही समय आ गया है, शिवा सिंह ने सीधे टोकवावान की सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री खरीदने का प्रस्ताव रखा और बॉस विकास से कहा कि वह अपनी कीमत बताए।
ये सुनते ही बॉस विकास जोर जोर से हंसने लगा। शिवा बाबू, जब आप इतने बड़े दिल वाले हैं तो अब मैं भी कोई संकोच नहीं करूंगा। मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये तो बताइए बॉस विकास, आपकी शर्त क्या है? शिवा सिंह ने एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच दबा लिया। उसके बगल में बैठे बल्लू दादा ने फुर्ती से एक माचिस निकाली और उसकी सिगरेट जला दी। शिवा सिंह ने बल्लू दादा के हाथ को थपथपाकर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर शराब के नशे में लाल हो चुके बॉस विकास की तरफ देखने लगा। बॉस विकास ने एक हल्की सी हंसी हंसी शराब का एक और प्याला उठाया, उसे एक ही सांस में गटक लिया और फिर प्याले को जोर से मेज पर पटक दिया। ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। मेरी शर्त बहुत ही सीधी सी है, मैं अपनी फैक्ट्री आपको बेच दूंगा, लेकिन आप मेरे किसी भी मजदूर को काम से नहीं निकालेंगे। बॉस विकास के मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उन लोगों ने तब से मेरे लिए काम किया है जब से मैंने अपना काम शुरू किया था। अब जब यह फैक्ट्री दिवालिया हो गई है तो मैं सिर्फ अपना पेट भरकर उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इतना कहते ही बॉस विकास अचानक फैक्ट्री के उन 5 मुख्य कर्मचारियों की तरफ मुड़ा और बोला, इस शिवा बाबू को बताओ, तुम सब मुझे बॉस विकास क्यों कहते हो? वे 5 आदमी भी अपनी जगह से खड़े हो गए और एक साथ ऊंची आवाज में बोले, क्योंकि बॉस, अगर आपके पास खाने के लिए सिर्फ एक निवाला भी होगा तो भी आप हम गरीबों को कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही बात, बॉस विकास ने जोर से कहा और फिर शिवा सिंह की तरफ झुककर उसे घूरते हुए बोला, तो अब बताओ, क्या तुम अब भी हमारी फैक्ट्री खरीदने के लिए तैयार हो? शिवा सिंह ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और फिर बल्लू दादा की तरफ आंख मारी। बल्लू दादा तुरंत मेज के पास से हटा, उसने रुपयों का एक बक्सा उठाया, उसे खोला और वह बक्सा एकदम नए रुपयों की गड्डियों से भरा हुआ था। यहाँ पूरे 1 लाख रुपये हैं। मैंने अच्छी तरह से हिसाब लगा लिया है, तुम्हारी फैक्ट्री खरीदने के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा है। इतना कहने के बाद शिवा सिंह ने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला, उसमें से 3000 रुपये निकाले और उन्हें भी उसी बक्से में फेंक दिया। अरे, फैक्ट्री के मजदूरों की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो तुम्हारे उस गेट पर बैठे उन 3 कुत्तों को भी काम से नहीं निकालूंगा। बॉस विकास समेत वहां मौजूद सभी लोग उन रुपयों को देखकर और शिवा सिंह की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक बॉस विकास फूट फूट कर रोने लगा। वह इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि उसके साथ बैठी वे दोनों खूबसूरत लड़कियां भी घबरा गईं कि आखिर वे क्या करें। एक लड़की ने उसे रुमाल दिया और दूसरी उसकी पीठ सहलाने लगी। जी भरकर रोने के बाद बॉस विकास ने अपने आंसू पोंछे, रुमाल से अपनी नाक साफ की और फिर अपनी लाल आंखों से शिवा सिंह की तरफ देखते हुए बोला, आज से यह फैक्ट्री तुम्हारी हुई। कौन जानता था कि उनके बॉस विकास ने इस सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री को बचाने और अपने मजदूरों का पेट पालने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत की थी। अफसोस, वह इतना काबिल नहीं था और उसे बेबसी से अपनी फैक्ट्री को दिवालिया होते हुए देखना पड़ा। उसके मजदूरों के पास करने को कोई काम नहीं था और रखवाली करने वाले वे 3 कुत्ते भी भूख से तड़प तड़प कर कितने कमजोर और दुबले हो गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कितनी तरस खाने वाली हालत थी। लेकिन अब जब उसने वह फैक्ट्री शिवा सिंह को बेच दी थी तो उसके अंदर एक बहुत गहरी उदासी छा गई, एक ऐसी कड़वाहट जो दिल चीरने वाली और बेहद दर्दनाक थी। वह दर्द इतना ज्यादा गहरा था कि पत्थर दिल वाला यह इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बॉस, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, अब से हमारे सभी मजदूरों को भरपेट खाना नसीब होगा। सभी लोग बॉस विकास को दिलासा देने लगे। विकास ने अपने दुख को अंदर दबाते हुए कहा, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। आज के दिन का सबसे बड़ा सच यही है कि हमें खुश होना चाहिए। अब सबके पास खाने के लिए रोटी होगी, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। आओ चलो फिर से पीते हैं। बॉस विकास और बाकी सभी लोगों ने एक बार फिर से खुशी में शराब पीनी शुरू कर दी। हालांकि ये साफ देखा जा सकता था कि बॉस विकास अंदर से उतना खुश नहीं था। उसके मजदूरों के पास तो काम और खाना आ गया, लेकिन उसका क्या? इस फैक्ट्री के मालिक के तौर पर उसकी किस्मत में तो काम निकलने के बाद बलि का बकरा बन जाना ही लिखा था। ठीक उसी समय शिवा सिंह, जिसके बाएं हाथ की उंगलियों के बीच एक सिगरेट थी और दाएं हाथ में शराब का प्याला था, अपनी जगह से उठा और चलते हुए बॉस विकास के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे रुको, अभी मेरी पूरी बात कहाँ खत्म हुई है। इस फैक्ट्री के नए मैनेजर तुम ही रहोगे क्या? बॉस विकास ने अपने हाथ में शराब का प्याला पकड़े हुए पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी खाली नजरों से शिवा सिंह को घूरने लगे। व्यापार की दुनिया में अक्सर यही होता है, कोई भी नई फैक्ट्री खरीदने के बाद लोग सबसे पहला काम यही करते हैं कि पुराने फैक्ट्री मैनेजर और उसके खास लोगों को काम से निकाल देते हैं ताकि वे सब मिलकर कोई नई मुसीबत या परेशानी खड़ी न कर दें। शिवा सिंह ने बहुत ही हल्के से अपने शराब के प्याले को बॉस विकास के प्याले से टकराया और हंसते हुए बोला, तुम इस फैक्ट्री की रग रग से वाकिफ हो और अपने मजदूरों को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम ही इस फैक्ट्री के मैनेजर बने रहोगे।
क्यों, क्या तुम्हें यह मंजूर नहीं है? ये सुनते ही बॉस विकास की आंखें फिर से लाल हो गईं। वह भला इस बात के लिए मना कैसे कर सकता था। तुरंत ही बॉस विकास ने अपना प्याला ऊपर उठाया और शिवा सिंह की आंखों में आंखें डालते हुए उसे एक ही सांस में खाली कर दिया, और फिर भारी आवाज में बोला, आज से मैं सिर्फ अपने शिवा बाबू के हर हुक्म का पालन करूंगा। छपाक, और वह शराब का प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। शिवा सिंह ने टोक्वावान में पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री को खरीदने के लिए 1 लाख हांगकांग डॉलर खर्च किए थे। अगले ही दिन उसने अपने निजी वकील हर्षद के जरिए विकास और अन्य लोगों के साथ औपचारिक रूप से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। जब से वकील हर्षद ने शिवा सिंह के लिए काम करना शुरू किया था, वह या तो अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर रहा था या अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के रास्ते में था, और एक वकील के रूप में अपने पेशेवर कौशल का पूरा उपयोग कर रहा था। व्यापार की जंग में समय ही सब कुछ होता है, खासकर इसलिए क्योंकि पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री लंबे समय से दिवालिया पड़ी थी। अगर इसे फिर से शुरू करना था तो इसकी मरम्मत और पुनर्गठन करना जरूरी था, जिसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला था। शिवा सिंह पैसा खर्च करने से बिल्कुल नहीं डरता था, उसे तो बस समय चाहिए था और उसे हर एक पल का पूरा फायदा उठाना था। इसलिए उन्होंने बॉस विकास और उसकी टीम को पुरानी फैक्ट्री की मरम्मत के लिए किसी भी कीमत पर सिर्फ 2 दिन का समय दिया। 2 दिन का समय थोड़ा कम था, लेकिन ये काफ़ी था। आखिरकार कारखाने की सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली लाइन, बोतल भरने वाली मशीनें और सामान इधर उधर ले जाने वाली बैल सब अच्छी हालत में काम कर रही थीं। उन्हें केवल टिन की छतों की मरम्मत करनी थी और साफ सफाई पर ध्यान देना था। टोक्वावान की पूरी पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में लगभग 300 मजदूर काम करते थे। बड़े बॉस विकास के अनुसार जब व्यवसाय अच्छा चल रहा था तब फैक्ट्री में 500 से 800 लोग काम करते थे। हालांकि कोका कोला, 7 अप, स्प्राइट और तुरंत बनने वाली कॉफ़ी जैसे विदेशी पेय पदार्थों के बाजार में आने से फैक्ट्री का उत्पादन कम हो गया था। इसके अलावा कंपनी ने फैक्ट्री को और बड़ा बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री का विस्तार हो रहा था, पेय पदार्थों के बाजार में भारी बदलाव आ गया। इस वजह से उन्हें अपना सारा मुनाफा कर्ज चुकाने में लगाना पड़ा, और नौबत यहां तक आ गई कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे थे। शिवा सिंह ने सोडा फैक्ट्री और कॉलून सिटी बैंक के बीच के कर्ज के दस्तावेजों की जांच की। फैक्ट्री पर सिटी बैंक का मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल 2,30,000 हांगकांग डॉलर बकाया था। बड़ा बॉस विकास अपनी जुबान का पक्का आदमी था। उसने असल में केवल 3 वर्षों में ही 1,80,000 हांगकांग डॉलर चुका दिए थे और अब केवल 50,000 हांगकांग डॉलर बचे थे। अब जब फैक्ट्री 1 लाख हांगकांग डॉलर में बिक गई थी तो बॉस विकास ने सबसे पहले बचे हुए 50,000 हांगकांग डॉलर का कर्ज चुकाया और फिर बाकी बचे 50,000 हांगकांग डॉलर का इस्तेमाल 300 मजदूरों का पिछला बकाया वेतन चुकाने में किया। इन सब के बाद वह 1 लाख हांगकांग डॉलर पूरी तरह खत्म हो गए। सौभाग्य से शिवा सिंह ने तब तक पूरी सोडा फैक्ट्री को अपने नियंत्रण में ले लिया था और सीधे तौर पर सोडा फैक्ट्री के लिए आरक्षित निधि के रूप में 1 लाख रुपये और दे दिए। जब हाथ में पैसा आता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। उन 300 मजदूरों को आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, उनकी जिंदगी में एक नई सुबह आई। 2 दिन बाद शिवा सिंह नए तैयार किए गए सॉफ्ट ड्रिंक के नमूनों के साथ टोक्वावान की पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में वापस आया। शिवा सिंह ने कार की खिड़की खोली और बाहर देखा तो उसे नजर आया कि सोडा फैक्ट्री की पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी थी। भले ही शिवा सिंह पहले भी यहां आ चुका था, लेकिन बिल्कुल नई जैसी दिखने वाली फैक्ट्री और उसके सामने नीली वर्दी में कतार में खड़े सभी मजदूरों को देखकर वह अब भी हैरान था। जब कार रुकी तो बल्लू दादा बाहर निकला और उसने पूरे सम्मान के साथ शिवा सिंह के लिए कार का दरवाज़ा खोला। जैसे ही सफ़ेद सूट पहने शिवा सिंह कार से बाहर निकला, बॉस विकास के नेतृत्व में सभी मजदूरों ने सिर झुकाकर एक साथ जोर से कहा, नमस्ते बॉस। जैसे ही मजदूरों ने एक स्वर में शिवा सिंह का अभिवादन किया, पटाखों की जोरदार आवाज़ें गूंज उठीं और थोड़ी दूरी पर रिबन काटने के समारोह की तैयारी की गई थी। टोक्वावान सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के इन मजदूरों के लिए आज का दिन बहुत ही खास था। ये फैक्ट्री के चमत्कारिक रूप से फिर से जिंदा होने का दिन था और उन्हें इसका पूरी खुशी के साथ जश्न मनाना ही था। 300 मजदूरों की एक साथ गूंजती आवाज़ सुनकर भी सफ़ेद सूट पहने शिवा सिंह को कोई घबराहट नहीं हुई। आखिरकार नालासोपारा की फैक्ट्री में तो 1,000 से ज़्यादा लोग थे, जो कि यहाँ की संख्या से 3 गुना ज़्यादा थी। जब बड़े बॉस विकास ने देखा कि इतने सारे लोगों की भीड़ के सामने भी शिवा सिंह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो वह ये सोचकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका कि यह शिवा बाबू कोई आम इंसान नहीं है और निश्चित रूप से बहुत ही अनुभवी है। उस समय जब इतने सारे लोगों ने पहली बार उसका इस तरह स्वागत किया था तो वह तो खुशी से पागल हो गया था और 3 दिनों तक उसी के नशे में डूबा रहा था। ज्यादातर मजदूरों के लिए ये शिवा सिंह से उनकी पहली मुलाकात थी। बॉस विकास, मोटा कुणाल, कालू, आकाश और अन्य लोगों के मुंह से सुनकर शिवा सिंह उनके दिमाग में एक अच्छे कपड़े पहनने वाले और बहुत ही संस्कारी नौजवान के रूप में बस गया था।
फैक्ट्री में कई महिला कर्मचारी भी थीं, जिनमें से बहुत सी जवान थीं और अभी अभी उनके दिलों में प्यार के फूल खिलने शुरू हुए थे। वे रोमांस के ख्यालों में खोई रहती थीं। बड़ी उम्र की महिलाएं, हालांकि वे प्यार मोहब्बत की बातों में ज़्यादा अनुभवी थीं, लेकिन उन्हें भी ऐसे नौजवान लड़के बहुत पसंद आते थे। इसलिए जब शिवा सिंह एक शानदार सफ़ेद सूट में उनके सामने आया, एकदम आकर्षक लग रहा था, तो सभी महिला कर्मचारियों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उनके चेहरों पर किसी दीवानी प्रशंसक जैसी खुशी साफ झलक रही थी। वाह, ये तो बहुत ही आकर्षक है। हाँ, ये कितना लंबा है और इसके कंधे कितने चौड़े हैं। मैं तो इस पर फिदा हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। शिवा सिंह इस शोर शराबे से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बड़े बॉस विकास और अन्य लोगों से हाथ मिलाया और कई मजदूरों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जिससे वह सबके बहुत करीब और अपना सा लगने लगा। पीछे मुड़कर शिवा सिंह ने बॉस विकास और अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन पर बिखरे लाल पटाखों के टुकड़ों पर कदम रखते हुए रिबन काटने की रस्म पूरी की। ये सब करने के बाद शिवा सिंह लोगों से घिरा हुआ निरीक्षण करने के लिए फैक्ट्री के अंदर गया। बड़े बॉस विकास, जो अब फैक्ट्री का मैनेजर भी था, उसके अलावा उन लोगों में फैक्ट्री के उत्पाद बनाने वाले, पैकिंग करने वाले कर्मचारी और व्यापारिक मामलों को देखने वाले लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग सोडा फैक्ट्री के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे और वे जानते थे कि सोडा फैक्ट्री के लिए वापस पटरी पर आना आसान नहीं था, इसलिए हर कोई इस मौके की बहुत कद्र कर रहा था। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही शिवा सिंह को सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वह थी दमघोंटू गर्मी। हालांकि ये दिसंबर का महीना था और मुंबई का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चल रही थीं और एक गड़गड़ाहट की आवाज़ कर रही थीं, जिससे निकलने वाली गर्मी पूरी फैक्ट्री में फैल गई थी और तापमान काफ़ी बढ़ गया था। शिवा सिंह ने अपना माथा पोंछने के लिए एक रुमाल निकाला, पीछे मुड़ा और बॉस विकास से बोला, क्या फैक्ट्री में कोई वातानुकूलक मशीन नहीं है? यहाँ पास में ही बर्फ़ का एक कारखाना हुआ करता था और हम अक्सर ठंडक के लिए वहाँ से बर्फ़ ले आते थे। लेकिन अब कई घरों में चीज़ें ठंडी रखने वाली मशीनें आ गई हैं, इसलिए वह कारखाना बंद हो गया। बॉस विकास ने अपने हाथ में एक छोटी सी किताब पकड़ रखी थी। वह ध्यान से सुन रहा था और बातें लिख रहा था। शिवा सिंह ने सिर हिलाया, हमें अभी भी एक वातानुकूलक की ज़रूरत है। चाहे जितना भी खर्च आए, बस मुझे एक कीमत बता देना। बॉस विकास बहुत खुश हुआ और उसके आसपास खड़े बाकी सभी लोगों के चेहरों पर भी खुशी झलकने लगी। अक्सर जब कोई नई फैक्ट्री खुलती है तो खर्च बचाने के लिए मालिक कंजूसी करता है, लेकिन शिवा सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं था, वह बहुत ही उदार दिल का था। बॉस विकास ने तुरंत अपनी किताब में लिखा, एक वातानुकूलक खरीदना है। उसे खरीदना शब्द सही से लिखना नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपनी किताब पर एक हुक का चित्र बनाया और मांस के एक टुकड़े का आकार बना दिया। जल्द ही शिवा सिंह अपने आदमियों को लेकर एक अलग कमरे में गया। उस कमरे की अलमारियों पर फैक्ट्री द्वारा बनाए गए कुछ पेय पदार्थ रखे हुए थे, लगभग 7-8 प्रकार के, कुछ बक्सों में, कुछ बोतलों में और कुछ थैलियों में। पहले आपकी फैक्ट्री का मुख्य उत्पाद कौन सा था? शिवा सिंह ने ऐसे ही पूछ लिया। बॉस विकास ने जल्दी से पेय पदार्थ की एक छोटी बोतल उठाई और उसे देते हुए कहा, ये चकोतरे की चाय हमारी सबसे खास चीज़ है। शिवा सिंह ने उसे लिया और बोतल खोलने वाले औजार का इस्तेमाल किए बिना उसने सीधे उसे अपने मुंह में रखा और एक झटके में ढक्कन को दांतों से खोल दिया। उसने बोतल से एक घूंट लिया, उसे हल्का सा चखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। इसमें चकोतरे का स्वाद कुछ ज़्यादा ही तेज है। एक अनुभवी कारीगर आगे आया। बड़े बॉस विकास के अनुसार उसका नाम चाचा मोहन था। वह एक बहुत ही वरिष्ठ सोडा बनाने वाला कारीगर था जो हर तरह के पेय पदार्थों को मिलाने में माहिर था। बॉस, ये चकोतरे की चाय है, जाहिर है कि इसका स्वाद चकोतरे जैसा ही होगा। शिवा सिंह मुस्कुराया और बोला, मैंने यह नहीं कहा कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें बाजार को समझने की ज़रूरत है। बाजार में आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सच में चकोतरा खाना पसंद है? चकोतरे की चाय के क्या फ़ायदे हैं? चाय बनाने के अलावा चकोतरे का इस्तेमाल और किस चीज़ के लिए किया जा सकता है? क्या तुमने कभी इन बातों पर विचार किया है? जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो शिवा सिंह मुस्कुराया और बोला, हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। व्यापार में सबसे ज़रूरी बात है लोगों के दिलों को समझना और अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना। सच कहूँ तो चकोतरे की चाय को जड़ी बूटियों वाली चाय की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करने और दिमाग को ताज़ा करने के लिए किया जाता है। हालांकि जड़ी बूटियों वाली चाय के कई प्रकार होते हैं। क्यों न हम कुछ ऐसी जड़ी बूटियों वाली चाय बनाएं जिनका स्वाद बेहतर हो और असर ज़्यादा शुद्ध हो। उदाहरण के लिए शहतूत और गुलदाउदी की चाय या फिर। शिवा सिंह एक पल के लिए रुका। वांगलाओ जी, पिछले जन्म में वांगलाओ जी हर्बल चाय ने भारत में एक पेय पदार्थ की किंवदंती रची थी। बाकी सब कुछ किनारे रख दें तो इसका आकर्षक नारा, अगर गले में खराश का डर है तो वांगलाओ जी पियो, पहले से ही हर किसी की जुबान पर था। सिर्फ इस एक विज्ञापन नारे के लिए वांगलाओ जी बेवरेज ने अपने मार्केटिंग विभाग को उस समय 50 लाख रुपये मार्केटिंग खर्च के रूप में दिए थे।
असल में वांगलाओजी की शुरुआत दक्षिण प्रांत से हुई थी, जो हर्बल चाय की जन्मभूमि है। प्राचीन काल से ही दक्षिण प्रांत में लोगों के हर्बल चाय पीने का मुख्य उद्देश्य शरीर की गर्मी से राहत पाना रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि वांगलाओजी हर्बल चाय के जनक के रूप में शरीर की गर्मी दूर करने में विशेष रूप से प्रभावी है। स्थानीय भाषा बोलने वाले इलाकों में एक कहावत बहुत मशहूर है, अगर तुम्हें बहुत गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही है तो वांगलाओजी पियो। हालांकि वांगलाओजी एक सदी पुराना ब्रांड है और इसके वारिस के रूप में वर्मा परिवार के पास एक अनूठा फॉर्मूला है जो आमतौर पर आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए जब उन्होंने सुना कि शिवा सिंह वांगलाओजी हर्बल चाय बनाना चाहते हैं और सोडा फैक्ट्री के पुनर्जन्म में इसे पहले मुख्य उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बॉस विकास, चाचा मोहन और बाकी सब दंग रह गए। खासकर विकास दल के प्रमुख के रूप में चाचा मोहन भी हर्बल चाय बनाने में उस्ताद थे। वह जानते थे कि इस तरह की सदी पुरानी हर्बल चाय बनाना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और शिवा सिंह से कहा, मालिक शिवा, आपने अभी जिस शहतूत और गुलदाउदी की चाय का जिक्र किया, उसे बनाना तो आसान है। हम उस फॉर्मूले को खुद संभाल सकते हैं। लेकिन वांगलाओजी पूर्वी प्रांत के वर्मा परिवार की एक गुप्त पारिवारिक रेसिपी है, हम उसे नहीं बना सकते। शिवा सिंह हंसे, क्या बात यह है कि तुम इसे संभाल नहीं सकते, या तुम्हें इसे करने से डर लगता है, तुम करना नहीं चाहते, या तुम पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हो? शिवा सिंह ने चाचा मोहन के विचारों को एक ही नज़र में भांप लिया था। मैं पैसे दूंगा, तुम्हें बस वांगलाओजी के वारिस से संपर्क करना है और मैं मुंहमांगी कीमत चुकाऊंगा। हमें किसी भी कीमत पर उनका फॉर्मूला हासिल करना ही होगा। संक्षेप में कहूं तो भविष्य में वांगलाओजी हमारा मुख्य उत्पाद होगा और यही वह उत्पाद होगा जो हमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेगा। चाचा मोहन ने आह भरी, चूंकि बॉस ऐसा कह रहे हैं तो मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। सिर्फ कोशिश मत करो, इसे पूरा करके दिखाओ। शिवा सिंह ने कहा, तुम उनसे कह सकते हो कि भले ही हर्बल चाय की रेसिपी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका या ये परंपरा खो गई तो ये बहुत बुरा होगा। हमें अपने पूर्वजों की दी हुई अनमोल विरासत को खोना या भूलना नहीं चाहिए। इसे छिपाकर रखना पूर्वजों का सम्मान करने का सही तरीका नहीं है। इसका एकमात्र तरीका इसे दूसरों के साथ साझा करना है ताकि लोगों का भला हो सके। अपनी बात पूरी करने के बाद शिवा सिंह बॉस विकास की तरफ मुड़े और बोले, इसे लिख लो। वांगलाओजी का काम ज़्यादा से ज़्यादा आधे महीने में पूरा हो जाना चाहिए। घबराहट में बॉस विकास ने जल्दी से एक उधार ली गई डायरी में लिखा, आधे महीने में वांगलाओजी का काम पूरा करना है। चूंकि उन्हें पूरा करना शब्द लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने एक छोटे से आदमी का चित्र बनाया जिसके गले में चाकू फंसा था और वह जमीन पर रेंग रहा था। आखिरकार शिवा सिंह ने बल्लू दादा से 4 डाउन टू अर्थ ड्रिंक्स के नमूने मंगवाए और उन्हें चाचा मोहन को सौंपते हुए कहा, हालांकि हमने अभी अभी वांगलाओजी हर्बल चाय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, लेकिन हम बाकी पेय पदार्थों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन चारों को चख कर देखो। चाचा मोहन हैरान थे कि शिवा सिंह ने कोई नया पेय पदार्थ तैयार कर लिया था। बाकी लोग भी आश्चर्यचकित थे और इस बॉस शिवा के बारे में और भी ज़्यादा जानने को उत्सुक हो गए। इस समय शिवा सिंह किसी जादूगर की तरह लग रहे थे, जो लगातार उनकी समझ और धारणाओं को नया रूप दे रहे थे। चाचा मोहन ने पल भर के लिए झिझक महसूस की, फिर आइस टी की एक बोतल खोली और एक घूंट लिया। उन्हें ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह मालिक शिवा पेय पदार्थों के कारोबार में नहीं थे, बल्कि इंस्टेंट नूडल और मसालों के कारोबार में थे। लेकिन आइस टी का स्वाद चखने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं। थोड़ी हैरानी के साथ चाचा मोहन ने ग्रीन टी, चमेली की चाय और मिश्री नाशपाती की चाय की बोतलें खोलीं और एक एक करके उन्हें चखा। उनकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थीं और उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव उभर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नूडल्स बनाने वाले बॉस शिवा इतने सारे स्वादिष्ट पेय पदार्थ तैयार कर सकते हैं। यह अकल्पनीय था। चाचा मोहन के चेहरे के अजीब भाव देखकर बॉस विकास और बाकी लोग खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने 4 डाउन टू अर्थ ड्रिंक्स उठाकर चखना शुरू कर दिया। अगर उन्होंने इसे नहीं चखा होता तो बेहतर होता, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे चखा वे सब भी बिल्कुल चाचा मोहन की तरह दिखने लगे। उनकी आंखें भी आश्चर्य से चमक उठी थीं। चूंकि वे एक सोडा फैक्ट्री चलाते थे, इसलिए इन लोगों को कम से कम अच्छे और बुरे सोडा पेय के बीच का फ़र्क तो पता ही होना चाहिए। शिवा सिंह द्वारा तैयार किए गए चारों पेय पदार्थ बहुत ही आम लोगों से जुड़े थे और उनके पिछले जीवन में सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेय पदार्थों में से एक थे। कुछ ही पलों बाद सोडा बनाने के अनुभवी उस्ताद चाचा मोहन ने अपनी हैरानी को दबाते हुए शिवा सिंह से पूछा, बॉस ये क्या है? ये आइस ब्लैक टी, ग्रीन टी, चमेली की चाय और मिश्री नाशपाती की चाय है, जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनका उत्पादन कर सकते हो? बिल्कुल, ये सभी स्वाद बहुत ही लाजवाब हैं। ग्रीन टी, ब्लैक टी में चाय का कड़क स्वाद है, चमेली की चाय में खुशबूदार चाय का स्वाद है और मिश्री नाशपाती मीठी है लेकिन गले में नहीं चुभती।
बच्चों को ये निश्चित रूप से बहुत पसंद आएंगे। चाचा मोहन ने जोर से तारीफ की। शिवा सिंह ने मन ही मन सिर हिलाया। ये चाचा मोहन सच में बहुत गुणी थे। वह सिर्फ चखकर ही इन पेय पदार्थों की खूबियां बता सकते थे। आपको बता दें कि उन्होंने इन पेय पदार्थों को तैयार करने में बहुत मेहनत की थी। ये दिखने में जितने आसान लगते थे, असल में उतने ही जटिल थे। कोका कोला के फॉर्मूले की तरह ही कई लोगों ने इसकी नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वे असली स्वाद हासिल नहीं कर पाए। इन चारों पेय पदार्थों का उत्पादन शुरू करो। कच्चा माल खरीदने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो फाइनेंस विभाग से एडवांस ले लेना। ठीक है बॉस, मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और इन उत्पादों का उत्पादन करवाऊंगा। चाचा मोहन बहुत खुश नजर आ रहे थे। एक विकास दल के सदस्य के रूप में नए उत्पादों को देखने से ज़्यादा रोमांचक कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ये उत्पाद उनके अपने बच्चों की तरह होते हैं। शिवा सिंह के बात पूरी करने के बाद उन्होंने नोट्स बना रहे बॉस विकास की ओर मुड़कर देखा। बॉस विकास ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही सब लिख लिया है। चारों मुख्य पेय पदार्थ, सबका काम पक्का। फिर उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी डायरी में एक छोटे से आदमी का चित्र बनाया जिसके गले में चाकू फंसा था और वह जमीन पर पड़ा था। ... उत्पादों की विविधता के मुद्दे को सुझाने के बाद शिवा सिंह ने अपनी नज़र वापस पुरानी शैली के सोडा पर घुमाए और पेय पदार्थों की रंग बिरंगी और अलग अलग पैकिंग की ओर इशारा करते हुए बोले, पेय पदार्थों की पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसी वक्त एक नौजवान आगे आया और बोला, यह मेरी जिम्मेदारी है। शिवा सिंह ने उस आदमी की ओर देखा और बॉस विकास ने जल्दी से आगे आकर उसका परिचय दिया, इसका नाम आकाश है। ये हमारे टोकवावान इलाके का सबसे होनहार लड़का है। ये पढ़ा लिखा है और इसे पढ़ना लिखना आता है। शिवा सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी। सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ किताबें पढ़ी हैं और कुछ शब्द जानते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पैकिंग का डिज़ाइन बना सकते हो। इन पेय पदार्थों की पैकिंग बहुत ही भद्दी है। हर उत्पाद दिखने में सुंदर होना चाहिए और पहली नज़र में ही लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। पेय पदार्थ पीने के लिए होते हैं, देखने के लिए नहीं। आकाश अभी जवान था, इसलिए वह खुद को थोड़ी असहमति जताने से नहीं रोक पाया। बॉस विकास ये देखकर हैरान रह गए कि आकाश नए बॉस का इतना अनादर कर रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से आकाश की कोहनी पर धक्का मारा। शिवा सिंह मुस्कुराए, उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। तुम सही कह रहे हो, ये चीज़ें पीने के लिए ही होती हैं। तो फिर तुम्हें यहाँ पैकिंग डिज़ाइन करने के पैसे क्यों मिल रहे हैं? अगर पेय पदार्थ सिर्फ पीने के लिए हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह ये! आकाश अवाक रह गया। शिवा सिंह ने अपने बॉस विकास को निर्देश दिया, डायरी निकालो और इसे लिखो। बॉस विकास ने जल्दी जल्दी नोट्स बनाए। शिवा सिंह ने कहा, मैं पैकिंग डिज़ाइन सीखने के लिए विशेष रूप से किसी को काम पर रखूंगा। प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने की होगी। अगर आकाश तब भी इसे नहीं सीख पाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हैं? बॉस विकास हक्के बक्के रह गए। आकाश भी चौंक गया। अभी अभी सब सोच रहे थे कि शिवा सिंह दयालु और मिलनसार थे, लेकिन अगले ही पल उनके हाव भाव बदल गए थे। क्या तुमने इसे लिख लिया? समझ गया। बॉस विकास को नौकरी से निकालना शब्द लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी में एक बड़ी सी कड़ाही का चित्र बना दिया। और उत्पादों के प्रचार और बिक्री का प्रभारी कौन है? शिवा सिंह ने सभी की ओर नज़र दौड़ाई। उसी पल एक मोटा आदमी अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए उछलकर बाहर आया और चिल्लाया, मैं हूँ, मैं हूँ। शिवा सिंह ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तो वही मोटा कुणाल निकला जो पहले गेट पर पहरा देता था। बॉस विकास ने सफाई दी, जो व्यक्ति पहले प्रचार और बिक्री का प्रभारी था, उसे किसी और ने अपने साथ मिला लिया। वह फैक्ट्री का बहुत पुराना कर्मचारी था और मध्य मुंबई के अलावा साउथ बॉम्बे और बाहरी इलाकों के कई किराने और जनरल स्टोरों को जानता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से मोटा कुणाल को उत्पादों के प्रचार और बिक्री की जिम्मेदारी सौंप दी। बॉस विकास अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मोटा कुणाल बोल पड़ा, दुर्भाग्य से मेरी किस्मत ही खराब है। जैसे ही मुझे ये काम मिला, फैक्ट्री दिवालिया हो गई और अंत में बड़े बॉस ने मुझे गेट पर पहरा देने के लिए भेज दिया। ये कहने के बाद उसने एक निराश सा चेहरा बनाया, जैसे कि उसके पास प्रतिभा तो बहुत थी लेकिन उसे दिखाने की कोई जगह नहीं थी। शिवा सिंह ने उस मोटे लड़के की ओर देखा और मुस्कुराए, अगर मैं तुम्हें अभी विज्ञापन और बिक्री का काम सौंप दूं तो तुम इसे कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, हम पोस्टर लगाएंगे और पर्चे बांटेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो हम अखबारों और टीवी पर भी विज्ञापन दे सकते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे हुए तो हम फिल्मों को प्रायोजित भी कर सकते हैं या खुद फिल्में बना सकते हैं। फिल्में बनाते समय हम बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों और हैंडसम लड़कों को काम देंगे। फिल्मों में जितना ज़्यादा रोमांस और बोल्ड सीन होंगे उतना ही अच्छा है। उन्हें 18 या 15 साल से ऊपर वालों के लिए बनाया जाना चाहिए। या फिर हम ऐसी फिल्में बना सकते हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त मार धाड़ हो।
हम अपनी कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन भी फिल्मों के बीच में डाल सकते हैं और उन मशहूर अभिनेत्रियों से उनका प्रचार करवा सकते हैं। शिवा सिंह थोड़े हैरान रह गए और उन्हें इस मोटे लड़के को एक नए और सम्मानजनक नजरिए से देखना पड़ा। क्या गजब की प्रतिभा है। अखबारों में विज्ञापन, टीवी कमर्शियल और फिल्मों को प्रायोजित करना सब ठीक है, लेकिन तुम ये किस तरह की अश्लील फिल्में बनाने की बात कर रहे हो? शिवा सिंह ने मोटे कुणाल की कड़ी आलोचना की। हम शीतल पे बेचते हैं, कोई गंदा पानी नहीं। अगर हमें कोई फिल्म बनानी भी पड़ी तो वह पूरी तरह से एक पारिवारिक फिल्म होनी चाहिए। इस तरह हम बच्चों को इसे देखने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, जिससे न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई होगी बल्कि हमारे पेय पदार्थों का प्रचार भी होगा। बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं और हमारी सफलता के संभावित हिस्सेदार हैं। शिवा सिंह की डांट सुनकर मोटा कुणाल शर्म से लाल हो गया। विकास सहित सभी बड़े अधिकारियों को शिवा सिंह की बातें बहुत ही उच्च स्तर की लगी। जरा सुनिए, क्या कर्णधार और संभावित हिस्सेदार कहने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह के सीधे विज्ञापनों के अलावा तुम्हें प्रचार और मार्केटिंग की कुछ तकनीकों को भी जानना होगा, जैसे कि बोतल के ढक्कन वाला लकी ड्रॉ, एक और बोतल मुफ्त पाएं, चखने के लिए धन्यवाद, प्रथम पुरस्कार एक टीवी, द्वितीय पुरस्कार एक वॉशिंग मशीन या ऐसा ही कुछ। एक ऐसी प्रणाली भी है जहां आप एक मुफ्त इनाम पाने के लिए निश्चित संख्या में बोतल के ढक्कन जमा कर सकते हैं, और पैकेजिंग बक्से में एक खुरचने वाली जगह होती है जो लोगों को पूरा बक्सा खरीदने के लिए ललचाती है। व्यापारियों को छूट दें, 100 पेटी बेचने पर 10 मुफ्त पाएं। भोजनालय के कर्मचारियों को बोनस दें, 10 बोतलें बेचने पर कमीशन के रूप में 10 बोतलें मुफ्त पाएं। हम खेल आयोजनों को प्रायोजित करेंगे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, कुछ भी जो लोगों को पसंद हो। विकास, जो कि एक विशेषज्ञ था, जल्दी जल्दी नोट्स लेने लगा। उसकी डायरी शून्य या गोल ढक्कन के चित्रों से भर गई थी। शब्द लिखने की तुलना में एक गोला बनाना हमेशा तेज होता था। मोटा कुणाल और अन्य लोग जैसे जैसे सुन रहे थे, वे और भी ज्यादा दंग रह गए। यहाँ तक कि जो लोग मार्केटिंग विभाग से नहीं थे, उन्हें भी लगा कि बॉस शिवा का दिमाग बस अद्भुत है, जो हर तरह के विचार लेकर आ सकता है। मोटा कुणाल ने इसे और भी गहराई से महसूस किया। जब बॉस विकास ने उसे मार्केटिंग और प्रचार विभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया था, तो उसने इस विषय पर कई किताबें खरीदी और उनका लगन से अध्ययन किया। उसने डिक्शनरी में अपरिचित शब्दों को भी खोजा, जिससे उसकी समझने की क्षमता में काफी सुधार हुआ। कम से कम शिवा सिंह की ढक्कन लकी ड्रॉ वाली तरकीब बहुत ही आकर्षक है। अगर प्रथम पुरस्कार एक टेलीविजन सेट वास्तव में ढक्कन के नीचे छपा हो, तो मुझे डर है कि मुंबई में टीवी देखने के शौकीन सभी लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। जहां तक खेलों को प्रायोजित करने की बात है, मोटा कुणाल एक ही नज़र में समझ गया कि शिवा सिंह स्वास्थ्य का मार्ग अपना रहे हैं। केवल खेल ही सबसे स्वस्थ और प्रेरणादायक होते हैं। बॉस, मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, क्या ये सभी आपके विचार हैं? मोटा कुणाल को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। इतने गहरे विचार तो किताबों में भी नहीं लिखे जा सकते। अपनी मोटी चमड़ी के बावजूद शिवा सिंह को ये स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ये सभी विचार उनके अपने थे। ये रचनात्मक विचार उनके पिछले जीवन में कई पे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम थे। वे किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बनाए गए थे, बल्कि हर व्यक्ति ने उसमें कुछ न कुछ जोड़ा था, जिसने अंततः इस बेहतरीन मॉडल को आकार दिया था। शिवा सिंह ने इसे यूं ही कह दिया था, लेकिन इसने मोटे कुणाल को चकित कर दिया। मैंने भी इसे खुद ही सीखा है। खुद को बेहतर बनाने के लिए लोगों को सीखते रहना चाहिए। शिवा सिंह हंसे। बॉस, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ। आप आसमान में उस चमकते चांद की तरह हैं जो मुझे रोशन करता है। आपने टोक्वावान के इस अंधेरे में मुझे ज्ञान दिया है और मुझे प्रकाश और भविष्य दिखाया है। मोटे कुणाल ने उत्साह से कहा, उसका मोटा चेहरा हिल रहा था। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है और मैं निश्चित रूप से भविष्य में खूब पढ़ाई करूंगा। इसके अलावा मैं निश्चित रूप से आपके उत्पाद दर्शन का पालन करूंगा, स्वास्थ्य का मार्ग अपनाऊंगा और स्वास्थ्य शब्द के साथ बाजार में अपनी जगह बनाऊंगा। मोटे कुणाल ने उत्साह से हाथ हिलाते हुए कहा। शिवा सिंह फिर से हैरान रह गए। यह मोटा आदमी वास्तव में कुछ और ही था। उसने स्वस्थ मार्ग के बारे में भी सोच लिया था। चाहे पिछले जीवन में हो या इस जीवन में, कई पेय पदार्थों की स्थिति अत्यंत गलत होती है। कोका कोला का ही उदाहरण लें। यह युवाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यह एक विफलता है। बहुत अधिक कोका कोला पीने के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए कोका कोला ने हमेशा युवाओं के बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है और लोकप्रिय हस्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आमंत्रित किया है। वर्तमान में वापस आते हैं, एवरलास्टिंग फूड कंपनी, जो शिवा सिंह का विरोध कर रही है, उनके उत्पाद की स्थिति भी बहुत उलझी हुई है। उनके पास विभिन्न विदेशी ब्रांडों के साथ साथ स्थानीय मुंबई के ब्रांड भी हैं। बहुत अधिक उत्पाद बनाने से उनकी स्थिति तय करना मुश्किल हो जाता है, जो उनके एवरलास्टिंग नाम की बर्बादी है। इसलिए चाहे वह पेय पदार्थ हो या भोजन, केवल एक ही स्थिति है जो लंबे समय तक चल सकती है,
स्वस्थ। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शिवा सिंह ने शायद ही कभी मोटे कुणाल की तारीफ की थी। मोटा कुणाल तुरंत खुशी से झूम उठा, जिससे बाकी सभी को जलन होने लगी। देखिए, शिवा सिंह के निरीक्षण के बाद से उन्होंने शायद ही किसी की तारीफ की है। चिंता मत कीजिए बॉस शिवा, मैं अब से निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मोटे कुणाल ने अपनी छाती थपथपाई और शिवा सिंह के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाए। नोट्स ले रहे बड़े अधिकारी विकास मोटे कुणाल के इस खुशी भरे चेहरे को देखकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। मोटा कुणाल पहले उनकी सबसे ज्यादा सुनता था, लेकिन विकास ने कभी नहीं सोचा था कि बॉस शिवा उसे सिर्फ एक वाक्य से अपना पूरी तरह से भक्त बना लेंगे। इस मोटे चापलूस ने अभी जो चापलूसी भरी बातें कही हैं, उन्हें मैं कैसे लिखूं? मुझे उन्हें लिख लेना चाहिए, हो सकता है कि किसी दिन उनकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए बड़े बॉस विकास ने बहुत ही गंभीरता से नोट्स लेते हुए कहा, मैं तहे दिल से आपका सम्मान करता हूं। ओह, तहे दिल कैसे लिखते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उस्ताद विकास ने दिल में घुसी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी का चित्र बना दिया। ... सोडा फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद शिवा सिंह ने बॉस विकास और अन्य लोगों को जल्दी से नए पेय पदार्थों का एक जत्था तैयार करने का निर्देश दिया। शिवा सिंह ने सटीक मात्रा भी बताई, क्योंकि उन्हें उनके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना था। बड़े बॉस विकास और उनकी टीम ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी कि वे 3 दिनों के भीतर मिशन पूरा कर लेंगे। शिवा सिंह के जाने के बाद टोक्वावान में पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू हो गया, जिसमें उत्पादन लाइन से आइस ब्लैक टी, ग्रीन टी, चमेली की चाय और मिश्री नाशपाती की चाय लगातार बनाई जा रही थी। उसी समय शिवा सिंह की सलाह का पालन करते हुए मोटे कुणाल ने अखबारों में विज्ञापन देना और ब्रांड के लिए कहानियां बनाना शुरू कर दिया, जैसे हरी चाय की घड़ी, काली चाय की लड़की, चमेली की चाय लाए भाग्य और मिश्री नाशपाती पियो और बुद्धिमान बनो। चलिए टीवी और मूवी विज्ञापनों को अभी के लिए रोक देते हैं और बाद में उनका अनुसरण करेंगे। आखिरकार विज्ञापन में समय और पैसा बर्बाद होता है, इसलिए हमें शुरुआती चरण में सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा शिवा सिंह की सलाह का पालन करते हुए मोटे कुणाल ने बोतल के ढक्कन वाले लकी ड्रॉ कार्यक्रम की योजना बनाना शुरू कर दिया और ये दृढ़ संकल्प लिया कि जब ये पे बाजार में आएगा तो धूम मचा देगा। दूसरी ओर सोडा फैक्ट्री के एक वरिष्ठ विकास दल के इंजीनियर के रूप में चाचा मोहन ने भी मुंबई में वांगलाओजी हर्बल चाय के वारिस से संपर्क करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, दूसरे पक्ष ने गुप्त नुस्खा बेचने से इनकार कर दिया और कहा कि चाहे कितने भी पैसे की पेशकश की जाए, वे इसे नहीं बेचेंगे, जिससे चाचा मोहन के सिर में बहुत दर्द होने लगा। वास्तव में उस समय वांगलाओजी हर्बल चाय की मुंबई में छोटी दुकानें भी थीं, जो सड़क के किनारे चलने वाली पारिवारिक कार्यशालाओं जैसी थीं। वर्मा परिवार के लिए गुप्त फॉर्मूला बेचना भविष्य में अपनी आय के स्रोत को खत्म करने के समान था। इसके अलावा उनके पूर्वजों का एक नियम था कि यह हर्बल चाय पुरुषों को दी जानी चाहिए, महिलाओं को नहीं, और इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह अमूल्य है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। जॉर्डन मैथेसन कंपनी, कलाम मार्ग, मुंबई। वीआईपी लाउंज के अंदर एवरलास्टिंग फूड कंपनी की महिला उद्योगपति देविका दास, जो सफ़ेद महिलाओं वाला सूट पहने हुई थी, एक युवा और खूबसूरत छात्रा के साथ कपड़े आजमा रही थी। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी आंखों में उन महिला अभिनेत्रियों से भी ज़्यादा खूबसूरत। देविका दास ने कहा। उसके होंठों में एक सिगरेट लटकी हुई थी, उसका हाथ छात्रा के कंधे पर था और उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। छात्रा ने बर्फ जैसी सफ़ेद लेस वाली राजकुमारी जैसी पोशाक पहनी हुई थी। वह बहुत सुंदर और नाजुक थी। जब देविका दास ने उसकी तारीफ की तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? बिल्कुल, तुम मेरे दिल में सबसे खूबसूरत हो। क्या मैं एक अभिनेत्री बन सकती हूँ? बिल्कुल, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। तुम दृश्य स्टूडियो में एक स्टार बनोगी, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी और मैं इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। देविका दास ने अपना हाथ छात्रा की ठुड्डी के नीचे लगाया और कहा, बस तुम मेरा कहा मानती रहो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहोगी, तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा। वह छात्रा स्पष्ट रूप से देविका दास की बातों में आ गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें उसे कोमल स्नेह से देख रही थीं। क्या कपड़े खरीदने के बाद हम वापस चल सकते हैं? तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? क्यों? सोया दूध बनाने के लिए। बिल्कुल, मुझे तुम्हारे हाथों का बना मीठा सोया दूध पीना बहुत पसंद है। तभी सलाहकार सुशांत अपना फोल्डिंग पंखा पकड़े हुए अचानक कमरे में घुस आया, जो कि काफी अनुचित लग रहा था। छोटी मालकिन, मुझे वह संदेश मिल गया है जो आपने मांगा था। चेताक। देविका दास ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो? हम क्या कर रहे हैं? और तुम बस ऐसे ही अंदर घुस आए? क्लर्क सुशांत ने एक पल के लिए घबराहट में अपना चेहरा ढका, फिर जल्दी से मुड़ा और बाहर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया।
एक पल बाद खटखटाने की आवाज आई, जिसके बाद सुशांत की दबी हुई आवाज आई, छोटी मालकिन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देविका दास ने अपनी आंखें घुमाईं। लुढ़क कर अंदर आओ। ओह! दरवाजा खुला और फिर क्लर्क सुशांत ने अपने फोल्डिंग पंखे को अपनी गर्दन के पीछे दबाया, जमीन पर लेट गया और एक भालू की तरह गोल गोल लुढ़कते हुए अंदर आ गया। क्या तुम जो भी कह रहे हो वह पूरी तरह सच है? देविका दास ने प्रिया नाम की एक छात्रा को गले लगाया, उसकी फीनिक्स जैसी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों के बीच दबी एक पतली सिगरेट से धुएं का एक छल्ला बाहर निकला। सलाहकार सुशांत ने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए मोड़ने वाले पंखे को अपनी बाईं हथेली पर थपथपाया। ये बिल्कुल सच है। उस कमीने शिवा सिंह ने टोक्वावान में पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री को खरीद लिया है और अब वह ठंडे पे बना रहा है। देविका मुस्कुराई, अपनी जूनियर छात्रा प्रिया को बाहों से छोड़ा और उससे बोली, जाओ वहां जाकर अपने लिए कुछ और सुंदर कपड़े चुन लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। प्रिया खुशी से झूम उठी। वह एक बेहद गरीब छात्रा थी, लेकिन जब से वह देविका से मिली थी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसे न सिर्फ अच्छा खाना पीना मिल रहा था, बल्कि वह अक्सर देविका के साथ महंगी और शानदार दुकानों में जाती और अनगिनत खूबसूरत कपड़े खरीदती थी। पास ही खड़ी दुकान की एक कर्मचारी ने प्रिया की उत्सुक आंखों को देखा और खुद आगे बढ़कर उसे और भी सुंदर कपड़े दिखाने के लिए बुला लिया। प्रिया खुशी खुशी उस कर्मचारी के पीछे चली गई। उसके जाने के बाद ही देविका सोफे पर बैठी, अपना दाहिना पैर दूसरे पर रखा और अपने पंजों को हवा में हिलाने लगी, जिससे उसके पैरों की पायल चांदी की घंटियों की तरह छनकने लगी। वह कमीना बड़ा ही दिलचस्प है। नालासोपारा में उसकी फैक्ट्री लगभग दिवालिया हो चुकी है और वह टोक्वावान में एक ठंडे पे की फैक्ट्री खरीदने पहुंच गया। वह आखिर करना क्या चाहता है? क्या वह कोई पानी का बादशाह बनना चाहता है? शायद वे लोग एवरलास्टिंग कंपनी को टक्कर देना चाहते हैं, सलाहकार सुशांत ने बहुत ही सावधानी से कहा। देविका जोर से हंस पड़ी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह, और वैसे भी मुंबई के पे बाजार पर ज्यादातर एवरलास्टिंग का ही कब्जा है। वह अपने पे किसे बेचेगा? सुशांत ने गहरी सांस ली और कहा, शिवा के रूप रंग को देखकर लगता है उसका माथा चौड़ा और उभरा हुआ है, भौहें साफ और चमकीली हैं। वह देखने में चालाक जरूर लगता है, लेकिन असल में एक बहुत ही वफादार इंसान है। मुझे डर है कि उसने अपनी आस्तीन में कोई न कोई गहरी चाल छिपा रखी है। देविका ने सुशांत को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, तुमने लोगों का चेहरा पढ़ना कब से सीख लिया? सलाहकार सुशांत ने जल्दी से सिर हिलाया और झुककर कहा, मैं बस कभी कभार इसका शौक रखता हूँ। सलाहकार सुशांत का ये कभी कभार का शौक असल में बस इतना था कि उसने किसी किताबों की दुकान से हेमक्लेड फेस रीडिंग की कुछ प्रतियां खरीद ली थीं और कंप्लीट फेस रीडिंग गाइड का ध्यान से अध्ययन करके इसमें थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल कर ली थी। तुम्हें कंपनी के कामों में ज्यादा समय बिताना चाहिए। इन बेकार की चीज़ों में उलझना बंद करो। और अब तुम भविष्यवाणी भी करने लगे। मेरे चेहरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह बताओ, मेरा चेहरा अच्छा है या बुरा? देविका ने अपनी सिगरेट को राखदानी में बुझाया, अपनी ठुड्डी उठाई और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सुशांत उसे साफ साफ देख सके। सलाहकार सुशांत ने देविका के सुंदर चेहरे को देखा। उसकी भौहें विलो के पत्तों जैसी थीं, आंखें फीनिक्स जैसी जिनमें काला और सफ़ेद हिस्सा एकदम साफ था, एक नाजुक नाक, चेहरी जैसे होंठ, एक बेहद खूबसूरत अंडाकार चेहरा और बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा थी। उसका पूरा रूप गजब का खूबसूरत था। सुशांत की नज़र नीचे की ओर गई और उसने देखा कि देविका ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया हुआ था, जिससे उसकी हंस जैसी सुंदर गर्दन दिख रही थी। और फिर उफ, कितना तीखा और जानलेवा रूप! ये तो गजब ढा रहा था। सलाहकार सुशांत की उसे सीधे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने जल्दी से खांसते हुए कहा, मिस देविका, आपका चेहरा सचमुच बहुत भाग्यशाली है। ये कैसे हो सकता है? वह लड़का जो दौलत और रुतबे के साथ पैदा हुआ है, वह सचमुच इंसानों के बीच एक फीनिक्स है। तुम बेवकूफ़ हो। देविका ने सुशांत के माथे पर उंगली से हल्की सी चोट की। मैं कोई फीनिक्स नहीं बनना चाहती, मैं एक ड्रैगन बनना चाहती हूँ। केवल एक ड्रैगन ही मेरे लायक है। सुशांत ने झिझकते हुए कहा, मैं तो बेकसूर हूँ। फीनिक्स में नर को फैंग और मादा को हुआन कहा जाता है। मिस, ये कितनी बुरी बात है कि आप इन सब बातों से इतनी अनजान हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ। तुम उस शिवा सिंह पर कड़ी नज़र रखो। मैं उसे तड़पाने वाली हूँ। देविका ने भारी अहंकार के साथ कहा। आछू। सुबह सुबह नल पर हाथ मुंह धोने के बाद शिवा को अचानक तेज छींक आ गई। उसे लगा जैसे कोई पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है, तो उसने अपनी नाक रगड़ी। तभी सीढ़ियों से कदमों की आहट आए और उसकी बड़ी बहन शिखा सिंह सुबह सुबह खरीदी गई सब्जियां और किराने का सामान लिए वहां आ पहुंची। शिखा ने दूर से ही शिवा से कहा, आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मैंने एकदम ताज़ा सुअर का दिल और फेफड़े खरीदे हैं और इसके लिए मुझे सिर्फ ₹1.50 देने पड़े। ऐसा लगा जैसे ये सब मुफ्त में ही मिल गए हों। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो।
पहले इन्हें धोने में मेरी मदद करो, फिर मैं अंदर जाकर कुछ लहसुन की कलियां लाती हूँ ताकि बाद में तुम्हारे लिए दिल और फेफड़ों का सूप बना सकूं। शिखा शिवा के पास गई और बिना ये सोचे कि वह चाहता है या नहीं, उसने खून से सने सुअर के दिल और फेफड़े सीधे उसके हाथों में थमा दिए। थोड़ी देर बाद शिखा हाथ में लहसुन की कली लिए घर से बाहर आए और शिवा से बोली, तभी मैं सोचूं कि सुबह सुबह चिड़िया मेरे सामने क्यों चहचहा रही थी, असल में आज मेरी किस्मत ही चमक गई है। शिवा ने एप्रन पहना, सुअर के दिल और फेफड़ों को बेसिन में रखा और उन्हें नल के पानी से धोने लगा। ये सिर्फ सस्ता मांस खरीदने जितनी मामूली बात नहीं हो सकती। और क्या खुशखबरी है, इसे अपने तक मत रखो, मुझे भी बताओ। शिवा अपनी बड़ी बहन शिखा की आदत अच्छी तरह जानता था। वह कभी भी कोई खुशखबरी अपने तक नहीं रख पाती थी, लेकिन वह हमेशा ऐसे दिखावा करती थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उससे न पूछा जाए तो वह ये सोच सोचकर पागल हो जाती। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब शिखा ने अपने छोटे भाई को पूछते देखा तो वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, सच कहूं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस उस लड़की ने जिसने हमारा कमरा किराए पर लिया है, इस महीने का किराया दे दिया है। इतने कितने पैसे मिल गए कि तुम इतनी खुश हो रही हो? 800। जाकर किसी को लूट लो, इतने सारे पैसे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने लूटा है? उसने अपनी मर्जी से दिए हैं। और उसने ये भी कहा कि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, इसे कहते हैं असली रुतबा। शिखा को भी लगता था कि इतने छोटे से कमरे के लिए 800 रुपये का किराया बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वे किराए की बात कर रही थी तो उस लड़की ने बिल्कुल भी मोलभाव नहीं किया। शिखा तो शुरुआत में सिर्फ 500 रुपये में ही मान जाने वाली थी। तो सबसे पहली बात जो मैंने गौर की वह ये थी कि यह लड़की सच में बहुत अच्छी है। वह न सिर्फ सुंदर है बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत शानदार है, बिल्कुल किसी संस्कारी खानदान की लड़की जैसी जिसे पैसों की कोई परवाह नहीं। वह कहावत क्या है, वह पैसों को धूल के समान समझती है। शिवा ने अपने हाथों से खून से सने दिल और फेफड़ों को रगड़ते हुए कहा, पता नहीं वह कौन था जिसने कहा था कि वह लड़की ठीक नहीं है और मुझे उससे दूर रहने को कहा था, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि वह एक अच्छे खानदान की लड़की है। ऐसा किसने कहा? तुमने ज़रूर कुछ गलत सुना होगा। शिखा ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया और बोली, अगर कोई ठीक नहीं है तो वो तुम मर्द हो। हम औरतों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हमें न सिर्फ अपने परिवार को पालना पड़ता है बल्कि अपने पतियों और बेटियों को भी संभालना पड़ता है। और हाँ, हम में से कुछ की किस्मत इतनी खराब होती है कि उन्हें अपने छोटे भाइयों को भी पालना पड़ता है, और सबसे बुरी बात यह है कि ये छोटे भाई बिल्कुल भी बात नहीं मानते। शिवा ने अपनी आंखें घुमाईं। ये बिना नाम लिए ताने मारने का एक जीता जागता उदाहरण था। तभी कदमों की भारी आवाज़ आई और बल्लू दादा मोटा कुणाल के साथ सीढ़ियों से ऊपर आए। वे दोनों शिवा से मिले जो एप्रन पहने सिंक के पास खड़ा था और बेसिन में सुअर के दिल और फेफड़े धो रहा था। हैं, शिवा का ये रूप और बेसिन में पड़े खून से सने मांस को देखकर बल्लू दादा एकदम चौंक गए। मोटा कुणाल भी पल भर के लिए सोच में पड़ गया। शिवा के बारे में उनकी सोच ये थी कि वह बेहद समझदार, बहादुर और शांत इंसान है, लेकिन अब वह एक आम घरेलू इंसान में बदल गया था। ये बदलाव बहुत ही अजीब लग रहा था। तुम लोग आ गए। मेरी दीदी सूप बनाने की तैयारी कर रही हैं। क्या तुम लोग भी थोड़ा लेना चाहोगे? शिवा ने दोनों का विनम्रता से स्वागत करते हुए पूछा। बल्लू दादा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शिवा भाई। आपने मुझे जो काम दिया था वह मैंने कर दिया है। आपने उस चुड़ैल सेलिना के लिए जो चिट्ठी लिखी थी वह मैंने उसे दे दी है। पास खड़े मोटा कुणाल ने भी बीच में बोलते हुए कहा, मैंने भी अपना काम खत्म कर लिया है। पूरी गाड़ी ठंडे पे से भरी हुई है, सब कुछ आपके जाने के लिए एकदम तैयार है। शिवा ने मुस्कुराकर शिखा से कहा, मुझे माफ़ करना दीदी, मुझे डर है कि मैं आज सूप नहीं पी पाऊंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? शिखा ने अपने छोटे भाई को घूरते हुए पूछा। आज छोटे सरकार के डांस हॉल का उद्घाटन है, मुझे वहां जाकर उन्हें बधाई देनी ही होगी। शिवा ने अपना एप्रन खोला और उसे सिंक के पास टांग दिया। मैं वापस आकर यह सूप ज़रूर पीऊंगा। नॉर्थ पॉइंट, साउथ बॉम्बे। नॉर्थ पॉइंट में मनोरंजन की सबसे मशहूर जगह रिट्स गार्डन नाइट क्लब है। कई साल पहले इसे मुंबई के 3 सबसे बड़े नाइट क्लबों में से एक माना जाता था, जिसमें मुंबई का ग्वांगजो रेस्टोरेंट और सेंट्रल का पैरामाउंट भी शामिल थे। इस नाइट क्लब को मूल रूप से मुंबई के नाइट क्लबों के बादशाह कहे जाने वाले ललित चोपड़ा ने शुरू किया था और इसका कारोबार खूब फला फूला, जिससे यह मुंबई का सबसे बेहतरीन नाइट क्लब बन गया। ललित चोपड़ा अब ताइवान भाग चुका है और इस नाइट क्लब को मुंबई के एक और मनोरंजन जगत के दिग्गज विक्टर ने अपने कब्जे में ले लिया है। विक्टर इंग्लैंड के आयरलैंड का एक सड़क कलाकार था जो टोपी के करतब दिखाने में माहिर था। वह शुरुआत में इंग्लैंड के लंदन में सन्स ऑफ वंडर सर्कस के लिए काम करता था। जब सर्कस में आग लग गई तो विक्टर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पैसे लेकर मुंबई भाग आया। मुंबई पहुंचने के बाद विक्टर ने अपने चुराए हुए पैसों और अपनी विदेशी पहचान का इस्तेमाल करके रोड पर एक मनोरंजन बार खोला।
किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका ये धंधा बहुत सफल रहा और जल्द ही उसने जॉर्डन रोड, हेनेसी रोड और दूसरी जगहों पर भी अपनी शाखाएं खोल लीं। अपनी व्यापारिक समझ के बल पर विक्टर बहुत जल्दी मशहूर हो गया और मुंबई का एक जाना माना मनोरंजन दिग्गज बन गया। वह सिर्फ बार ही नहीं चलाता था, बल्कि नाच घर और नाइट क्लब भी चलाता था और रिट्स गार्डन नाइट क्लब उसके सभी कारोबारों में सबसे बड़ा था। मुंबई में मनोरंजन का धंधा चलाने के लिए किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है, वरना पुलिस हर कुछ दिनों में आपके ठिकाने पर छापा मारेगी और अंडरवर्ल्ड के लोग आपको आए दिन नए नए झटके देते रहेंगे। विक्टर तो बस एक आवारा कलाकार था जो इंग्लैंड से मुंबई भागकर आया था। आज वह जिस मुकाम पर है, उसकी वजह सिर्फ उसकी अपनी कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि उसका वह ताकतवर सहारा भी है, जो कि मुंबई का मशहूर और दुनिया से अलग थलग रहने वाला अमीर अंबानी परिवार है। मुंबई में अंबानी परिवार के ताकतवर बनने का सफ़र कोई बहुत इज्जतदार नहीं था, इसलिए अमीर बनने के बाद से इस परिवार ने हमेशा खुद को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखा है। अब अंबानी परिवार का नया मुखिया आकाश अंबानी न सिर्फ बहुत महत्वाकांक्षी है और ज़मीन जायदाद के धंधे में मौके हथियाने के लिए बेताब है, बल्कि उसकी नज़रें मुंबई के मनोरंजन जगत पर भी गड़ी हैं। उसने दृश्य स्टूडियो के साथ मिलकर दूसरे टेलीविज़न स्टेशन की शुरुआत की और रिट्स नाइट क्लब को भी खरीद लिया, जिसे उसने संभालने के लिए उस विदेशी विक्टर को सौंप दिया। जब से विक्टर ने रिट्स की जिम्मेदारी संभाली है, उसने कई नए बदलाव किए हैं, जिनमें मिस मुंबई प्रतियोगिता सबसे अहम बन गई है। आकाश अंबानी ने इसकी खूब तारीफ की है और वह मिस मुंबई प्रतियोगिता को पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन बनाने की योजना बना रहा है, जो न सिर्फ रिट्स में होगा बल्कि दूसरे टेलीविज़न स्टेशन पर इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। रिट्स नाइट क्लब का धंधा जोरों पर था, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं थे और उन्होंने ठीक सड़क के उस पार एक नया नाइट क्लब और नाच घर खोलने की ठान ली थी, और ये था विजय सिंघानिया यानी छोटे सरकार का बोबो नाच घर। सिर्फ नाम से ही ये नाच घर लोगों को ऐसी जगह लगता है जहां बस मौज मस्ती की जा सके, इसलिए बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और यह मान लेते हैं कि छोटे सरकार ने नशे की हालत में बस यूं ही इसे खोल दिया होगा। लेकिन जब बोबो नाच घर में सचमुच सजावट का काम शुरू हुआ, लोगों को नौकरी पर रखा जाने लगा और आखिरकार आज जब ये खुल गया, तब जाकर उन तमाशबीनों को एहसास हुआ कि छोटे सरकार कोई मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि वह पूरी तरह से गंभीर थे। सज धज कर तैयार हुए इस बोबो नाच घर को देखकर बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है, शानदार। इसका सामने का हिस्सा न सिर्फ रिच से बड़ा है, बल्कि बाहर से देखने में भी ये बहुत भव्य लगता है और इसमें रिच से कहीं ज्यादा नज़ाकत है। हालांकि इस नाच घर का नाम कुछ खास रुतबे वाला नहीं है और लोगों को थोड़ा बचकाना सा लगता है। जब शिवा सिंह अपने साथियों बल्लू दादा और मोटा कुणाल के साथ नाच घर पहुंचा, तो सुबह के 10 बज रहे थे। नाच घर के दरवाजे को कागज की लालटेनों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया जा रहा था। आज रात का उद्घाटन ही सबसे बड़ा मौका था और इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए थी। शिवा गाड़ी से बाहर निकला और उसने दूर से ही देखा कि सिंघानिया परिवार के हमेशा आलसी रहने वाले छोटे सरकार विजय सिंघानिया अपने पालतू कुत्ते बोबो को गोद में लिए हुए अपने आदमियों को दरवाजे पर घूमने वाली नियॉन लाइटें लगाने का निर्देश दे रहे थे। छोटे सरकार, बहुत व्यस्त लग रहे हो। शिवा ने पास जाकर उनका अभिवादन किया। भान भान भान। छोटे सरकार का पालतू कुत्ता बोबो शिवा को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। विजय ने पलटकर उसे देखा और थोड़ी चिढ़ते हुए स्वर में कहा, तो आखिर तुम्हें आने का वक्त मिल ही गया। आखिर यहाँ तुम्हारी 30% हिस्सेदारी है। दूसरे मैनेजर और दूसरे बॉस होने के नाते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब आ रहे हो। मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, इतना व्यस्त कि काम के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। व्यस्त? मैंने सुना है कि तुम एक और चक्कर लगाने टोकवा मान गए थे। कोई चाहे कितना भी पागल क्यों ना हो, वो आपके पागलपन की बराबरी नहीं कर सकता छोटे सरकार। असली पागल तो तुम हो। जरा देखो, इस दुकान का सामने का हिस्सा कितने अजीब तरह से सजाया गया है, एकदम रंग बिरंगा और भड़कीला। इसमें तो बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? विजय ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। लेकिन तुम खाली हाथ तो नहीं आए हो, है ना? आज मेरे नाच घर का उद्घाटन है, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम यहाँ मुफ्त में मजे लूटने आए हो? बेशक मैं तोहफा लाया हूँ। चिंता मत करो छोटे सरकार, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। इतना कहते ही शिवा ने मोटा कुणाल की तरफ देखकर चुटकी बजाई। कुछ ही देर में एक बड़ा सा ट्रक गरजते हुए वहां आ पहुंचा। विजय ने उस बड़े से ट्रक को देखा और खुशी से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। चलो, तुम में थोड़ी तो इंसानियत बची है, जो इतना बड़ा तोहफा भेज रहे हो और उसे लाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हो। यह क्या है? कोई इटालियन सोफा, महोगनी की लकड़ी वाली कोई मेज, या फिर फ्रांस का बना कोई क्रिस्टल झूमर? शिवा मुस्कुराया और उसने बल्लू दादा और मोटा कुणाल को ट्रक का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। विजय, जो बोबो को गोद में लिए उसके बालों को सहला रहा था, बड़ी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। ये सब क्या है?
उसने पलटकर शिवा की तरफ देखा। तुम इतने सारे ठंडे पे क्यों बना रहे हो? ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी शानदार शुरुआत के लिए मेरी तरफ से बधाई का तोहफा। यह क्या बकवास है? तुम साफ तौर पर इस जगह को अपनी प्रयोगशाला समझ रहे हो। मैंने तो कभी इन अजीबोगरीब पेयों का नाम भी नहीं सुना। छोटे सरकार सचमुच बहुत समझदार और चतुर हैं, मैं आपकी दाद देता हूँ। शिवा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विजय को प्रणाम किया। ये सब मेरी टोक्वावान की यात्रा की कमाई है, ये सभी मेरी ताज़ा खोज और बनाए गए नए पे हैं। आइस्ड ब्लैक टी, ग्रीन टी, जैस्मीन टी और मिश्री वाली नाशपाती का सूप, जो हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और जिसे सब जानते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है ना कमाल की चीज़? कमाल की चीज़ मेरे पैर की जूती। मेरा नाच घर इतना शानदार और ऊंचे दर्जे का है और तुम यहाँ ये सारे अनजान ब्रांड उठा लाए हो। मुझे तो तुम्हारे नाम से ही शर्म आ रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे शर्म आती है या नहीं, जब तक मैं पैसे कमा सकता हूँ बस वही मायने रखता है। शिवा ने अपना हाथ विजय के कंधे पर रखा और बोला, अरे यार, मैं तुम्हें ये छूट सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं। ये शानदार चीज़ें बाजार में बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन मैं तुम्हें 20% की भारी छूट दूंगा। चलो पहले इन्हें तुम्हारे इस बार में बेचकर देखते हैं। अगर यह काम कर गया तो मैं पूरे मुंबई में इसका स्टॉक भर दूंगा। विजय ने फिर से आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? अगर तुम अपना माल बेचकर पैसे कमाते हो तो उससे मुझे क्या लेना देना? तुम्हें लेना देना कैसे नहीं है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जब तुम्हारा दोस्त पैसे कमाता है तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होती? मुझे तो बस तभी खुशी होती है जब मैं खुद पैसे कमाता हूँ। अरे, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, अपनी असलियत छिपा रहे हो। तुम्हारे चेहरे से तो साफ लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो। विजय को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। ये शिवा सचमुच बहुत बेशर्म था। और वैसे भी मैं इस नाच घर का दूसरा सबसे बड़ा मालिक हूँ। क्या मेरा यहाँ अपने खुद के बनाए गए कुछ पे बेचना गलत है? विजय के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। बोबो को गोद में पकड़े हुए उसने शिवा से कहा, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ब्लैक टी, ग्रीन टी और बाकी सभी अजीब चीज़ों की तरफ उंगली उठाते हुए उसने कहा, अगर इस कचरे को पीकर हमारा कोई भी ग्राहक बीमार पड़ा तो मैं तुम्हारी पूरी फैक्ट्री को तहस नहस कर दूंगा। बहुत बढ़िया, इन सभी पेयों ने सुरक्षा और भोजन के स्वास्थ्य परीक्षण पास कर लिए हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। शिवा खुशी से फूला नहीं समा रहा था और उसने बल्लू दादा और मोटा कुणाल को निर्देश दिया, जल्दी करो, ये सारा सामान नाच घर के अंदर रख दो। याद रखना, इन्हें ऐसी जगह रखना जहां सबकी नज़र सबसे पहले पड़े। हमारे पे बाजार में हिट होंगे या नहीं, ये सब आज रात पर ही निर्भर करता है। शिवा का अंदाज़ा बिल्कुल सटीक था। आज रात नाच घर के उद्घाटन में आने वाले मेहमान या तो बहुत अमीर होंगे या फिर बहुत रसूख वाले, और इस पूरे आयोजन को कवर करने के लिए मीडिया के रिपोर्टर भी आएंगे। मुफ्त में अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह थी। बल्लू दादा और मोटा कुणाल कोई बेवकूफ़ नहीं थे, वे शिवा का इशारा अच्छी तरह समझ गए और तुरंत अपने काम में जुट गए। विजय अचानक घबरा गया, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे इन सस्ते पेयों की वजह से मेरी महंगी शराब छिपनी नहीं चाहिए। रैमी मार्टिन एक्सो, रॉयल सैल्यूट, वे सब बहुत महंगी हैं। मैं उन्हीं शराबों से असली पैसा कमाता हूँ। शिवा ने विजय को तसल्ली देते हुए कहा, थोड़ी सी विदेशी शराब की क्या बिसात है? मुझे पूरा यकीन है कि छोटे सरकार भविष्य में बहुत पैसा कमाने वाले हैं। क्यों न तुम मुझे पहले अपने पेयों का प्रचार करने दो। भान भान भान। विजय की गोद में बैठा बोबो भी अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और शिवा पर जोर जोर से भौंकने लगा। शिवा ने बोबो की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या अभी तक इसकी नसबंदी नहीं हुई है? जैसे ही रात ढली, नॉर्थ पॉइंट किसी कीमती हीरे की तरह जगमगाने लगा। कोहिनूर नाइट क्लब हंसी और गानों की आवाज़ से गूंज रहा था और ठीक उसी के सामने आज ही खुला बोबो नाच घर भी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार था। कोहिनूर नाइट क्लब के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का विदेशी आदमी खड़ा था, जिसका रुतबा किसी गॉडफादर से कम नहीं लग रहा था। उसके बाल पीछे की तरफ करीने से संवरे हुए थे। उसने काले रंग का सूट, सफ़ेद कमीज, गले में एक काली बोटाई और एक सफ़ेद मफलर पहन रखा था। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में एक मोटी सिगार। वह अपनी आंखें सिकुड़कर सामने वाले बोबो नाच घर को घूर रहा था। उसके ठीक बगल में 3 बेहद सलीके से कपड़े पहने हुए आदमी खड़े थे, जो बस उस विदेशी के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, ये नाच घर कितने दिन टिक पाएगा? उस विदेशी ने बिल्कुल साफ स्थानीय भाषा में पूछा। विक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि यह कुछ समय तक तो चल ही जाएगा, एक आदमी ने जवाब दिया। सच में? हमारे कोहिनूर नाइट क्लब के ठीक सामने एक नया नाच घर खोलना? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि सिंघानिया परिवार के इस छोटे सरकार का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या वह मुझ विक्टर को या मेरे पीछे खड़े अंबानी परिवार को कुछ नहीं समझता? विक्टर ने अपनी उंगलियों के बीच फंसी सिगार से धुएं का एक छल्ला छोड़ा, उसकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी।
मैंने सुना है कि सिंघानिया परिवार का छोटा सरकार बहुत ही बिगड़ल रईसज़ादा है, शायद उसे इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा ही नहीं है। अंदाज़ा नहीं है, तो फिर मैं उसके बाप की जगह लेकर उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। विक्टर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने हाथ में पकड़ी सिगार से बोबो नाचघर की तरफ इशारा किया। बस देखते जाओ, इसके उद्घाटन पर मैं इसे एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। बोबो नाचघर का प्रवेश द्वार। चूंकि नाचघर का आज पहला दिन था, विजय सिंघानिया ने ज्यादातर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और व्यापारिक दुनिया के जान पहचान वाले लोगों को ही बुलाया था। नाचघर के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते शिवा सिंह के पास विजय सिंघानिया के साथ खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नमस्ते करण भाई, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। नमस्ते प्रतिनिधि ललित जी, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पधारे। विजय सिंघानिया लगातार मीठी मीठी बातें कर रहा था और उसे इस तरह देखकर ही शिवा सिंह को थकावट महसूस हो रही थी। इन शानदार कपड़े पहने मेहमानों के बीच शिवा सिंह ने कुछ चेहरों को पहचान लिया, जैसे कि रॉयल बैंक का मैनेजर विलियम्स, लाल सागर गैंग का मुखिया जनार्दन भाव और यहाँ तक कि शिवा सिंह की जानी दुश्मन और एवरलास्टिंग फूड कंपनी की मालकिन देविका दास। जब शिवा सिंह ने देविका दास को देखा तो वह साफ तौर पर हैरान रह गया। विजय सिंघानिया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी कंपनी मेरे यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करती है। शिवा सिंह को वहां देखकर देविका दास भी हैरान लग रही थी। एक घमंडी रवैये के साथ उसने एक ठंडी मुस्कान दी, मैंने सुना था कि शिवा बाबू और छोटे सरकार के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। विजय सिंघानिया जानता था कि देविका और शिवा सिंह के बीच बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वह बात संभालने के लिए बीच में कूद पड़ा। देविका जी, मेरी खातिर जाने दीजिए। शिवा मेरा दोस्त है और आज रात मेरे नाच घर का उद्घाटन है, तो चलिए हम सब शांत रहते हैं। ठीक है, छोटे सरकार की खातिर छोड़ देती हूँ। सलाहकार सुशांत, भैरव, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद देविका दास ने शिवा सिंह को घूर कर देखा और अपने आदमियों को लेकर नाच घर के अंदर चली गई। देविका दास और उसके आदमियों के अंदर जाने के बाद विजय सिंघानिया ने शिवा सिंह को किनारे खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, यार आज रात नाच घर का उद्घाटन है। अच्छी शुरुआत के लिए तुम्हें उस पागल औरत के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने दोस्तों को धोखा दे। वैसे भी एक अच्छा मर्द कभी किसी औरत से लड़ाई नहीं करता, अगर हमें लड़ना ही होगा तो हम बिस्तर पर लड़ेंगे। विजय सिंघानिया जोर से हंस पड़ा, तुम देविका दास को नहीं संभाल पाओगे। उसकी खूबसूरत शक्ल और उसकी उस जादुई खुशबू के धोखे में मत आना, उसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शिवा सिंह ने अपने कंधे उचकाए, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। विजय सिंघानिया ने उसकी पीठ थपथपाई, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। शिवा सिंह ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे कुछ और ही लग रहा है, छोटे सरकार। क्या तुमने कभी इस दास नाम की लड़की के पीछे जाने की कोशिश की थी? विजय सिंघानिया ने कुछ नहीं छिपाया, हर किसी को खूबसूरत लड़कियां पसंद होती हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि दास परिवार मुंबई का एक बहुत बड़ा खानदान है। बदकिस्मती से जिन आदमियों ने भी देविका दास के पीछे जाने की कोशिश की, उन सभी को उसने बेवकूफ़ बनाया। मेरी हालत फिर भी थोड़ी बेहतर थी, बस इतना हुआ कि उसने मेरे जन्मदिन पर मुझे धोखा दिया और मैं एक बेवकूफ़ की तरह पूरी रात विक्टोरिया पीक पर ठंडी हवा में खड़ा रहा। शिवा सिंह मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप, छोटे सरकार, इतने बड़े आशिक मिजाज हैं। कैसा आशिक? मैं तो बस ग्राहकों का मनोरंजन कर रहा हूँ। आखिरकार विजय सिंघानिया सिंघानिया परिवार का तीसरा बेटा था और मुंबई की कई बड़ी हस्तियां उसका समर्थन करने आई थीं। जो लोग नहीं आ सके, उन्होंने भी फूलों की टोकरियां, छोटे संतरे के पेड़ और पैसों के पेड़ भिजवाए थे। विजय सिंघानिया के बड़े भाई अजय सिंघानिया ने मैनेजर जुगल के हाथों फूलों की सबसे बड़ी टोकरी भिजवाई थी, जिस पर लिखा था, तीसरे भाई को तुम्हारे नए नाच घर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुम्हारा व्यापार फले फूले और तुम्हारी दौलत हर दिन बढ़े। बधाई देने का तरीका चाहे सच्चा हो या झूठा, इससे ये तो साफ पता चल ही रहा था कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई का कितना ख्याल रखता है। इसके अलावा विजय सिंघानिया के मंझले भाई ने भी एक शानदार तोहफा भेजा था, जो कि एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल थी। ऐसा काम का तोहफा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस विजय सिंघानिया ही था जिसके पास शब्द नहीं थे। उसने शिवा सिंह से कहा, मेरे मंझले भाई की फिर से वही पुरानी आदतें शुरू हो गई हैं। पिछली बार जब मेरा जन्मदिन था तो उसने जबरदस्ती एक विदेशी लड़की को मेरे कमरे में भेज दिया था और उसे मेरे बिस्तर पर बैठा दिया था। मैं इतना डर गया था कि 3 दिन तक घर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी बातों से शिवा सिंह समझ गया था कि छोटे सरकार और उनके मंझले भाई के बीच रिश्ता काफ़ी अच्छा था, कम से कम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी मजाक कर लेते थे। सिंघानिया परिवार के अलावा शिवा सिंह के कुछ जानने वाले लोग, जैसे कि चीफ इंस्पेक्टर रणविजय सिंह और सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत ने भी बधाई के तोहफे भेजे थे।
रणविजय सिंह आजकल अपनी एक नई जिम्मेदारी में काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए वह खुद नहीं आ सके। इसके बजाय उन्होंने इंस्पेक्टर यशवंत को तोहफा लेकर भेजा था, जो कि फूलों की एक टोकरी थी। हालांकि उस टोकरी के सभी फूल कागज़ के हज़ारों रुपयों से मोड़कर बनाए गए गुलाब के फूल थे, तो उसे एक टोकरी की कीमत कम से कम 50,000 रुपये तो रही होगी। इंस्पेक्टर यशवंत का तोहफा भी सबसे अलग था। उसने एक ऐसा पैसों का पेड़ दिया था जो पूरी तरह से सोने और तांबे के सिक्कों से लदा हुआ था। वह सब शुद्ध सोने के थे और उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी कीमत कम से कम 30,000 रुपये होगी। रणविजय सिंह की तरफ से इंस्पेक्टर यशवंत का तोहफा लेकर आना इस बात का साफ सबूत था कि उनका रिश्ता अब दुश्मनों से आगे बढ़कर दोस्ती के सुनहरे दौर में पहुंच चुका है। और इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय बिना किसी शक के शिवा सिंह को ही जाता था। इसलिए विजय सिंघानिया से मिलने के बाद इंस्पेक्टर यशवंत ने खुद आगे बढ़कर शिवा सिंह से बात की। शिवा बाबू, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज रात आपसे यहाँ मुलाकात होगी। हाँ, क्या रणविजय भाई नहीं आए? वह बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये तोहफा लेकर भेज दिया। अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। शिवा सिंह को दरवाजे पर खड़े होकर विजय सिंघानिया के साथ मेहमानों का स्वागत करने में बहुत आलस आ रहा था, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और इंस्पेक्टर यशवंत को नाच घर के अंदर ले गया। विजय सिंघानिया ने मुड़कर देखा और शिवा सिंह को वहां ना पाकर बोला, फिर से काम चोरी? उफ, मुख्य मैनेजर होना सच में बहुत मुश्किल काम है। ... नाच घर के अंदर का नज़ारा बाहर से भी कई गुना ज्यादा शानदार था। बड़ा सा क्रिस्टल का झूमर, चमकता हुआ संगमरमर का फर्श, विदेश से खास तौर पर मंगवाए गए बार के टेबल और कुर्सियां, और बेहद खूबसूरती से बनाया गया गोल मंच, सब कुछ लोगों को एक ताजगी भरा और शाही एहसास दे रहा था। मेहमानों को देखने से साफ पता चल रहा था कि वह अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे। व्यापारी लोग एक साथ खड़े थे, नेता लोग एक तरफ बात कर रहे थे, जबकि लालसागर गैंग के जनार्दन भाव जैसे लोग बिल्कुल अलग थलग पड़े थे। जनार्दन भाव इस समय काफ़ी बेबस लग रहा था। वह सच में इस तरह के उद्घाटन समारोह में नहीं आना चाहता था, लेकिन सिंघानिया परिवार ही उसके लालसागर गैंग की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था और अतीत में सिंघानिया परिवार के मुखिया ने उसकी बहुत मदद की थी। इसलिए उसका यहाँ ना आना बहुत गलत होता, और इसी वजह से जनार्दन भाव अपना मुंह उठाकर बधाई देने आ गया था। यहाँ पहुँचने के बाद जनार्दन भाव को और भी ज़्यादा पछतावा हो रहा था। इसका कारण ये था कि विजय सिंघानिया ने इस बार बहुत ज़्यादा गुंडों को नहीं बुलाया था। चूंकि उस रात उद्घाटन समारोह में मीडिया के पत्रकार भी मौजूद थे, विजय सिंघानिया चाहता था कि नाच घर का अच्छा प्रचार हो और ज़्यादा गुंडों के आने से एक गलत असर पड़ता। जो लोग थोड़े समझदार थे, उन्होंने खुद ना आकर चुपचाप अपने शानदार तोहफे भिजवा दिए थे। कुछ लोगों ने तो तोहफे देने के साथ साथ फ़ोन भी कर लिया था, जिससे विजय सिंघानिया का मान भी रह गया और उन पर कोई दाग भी नहीं लगा। सिर्फ जनार्दन भाव ही एक ऐसा बेवकूफ़ था जो बूढ़ा हो चुका था और आज के ज़माने के हिसाब से नहीं चलता था। वह भी वफादारी पर यकीन करता था और खुद चलकर यहाँ आ गया था। इस वक्त जनार्दन भाव एक अलग थलग कोने में अकेला बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ बस हंसी और बातचीत का शोर गूंज रहा था। हर कोई आज़ादी से बात कर रहा था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी बिना वजह शराब पी रहा था और बीच बीच में इधर उधर देखकर काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। शिवा सिंह सीधे इंस्पेक्टर यशवंत को लेकर जनार्दन भाव की तरफ गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर कहा, भाव, क्या यहाँ कोई बैठा है? क्या इंस्पेक्टर यशवंत और मैं यहाँ बैठ सकते हैं? जनार्दन भाव इस तरह अकेलेपन में घुटकर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तभी शिवा सिंह ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की और साथ बैठने की इजाज़त भी मांगी। ये देखकर उसका दिल भर आया और वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल, शौक से बैठिए। पास ही खड़े इंस्पेक्टर यशवंत यह सब साफ देख सकते थे। उन्हें पहले लगा था कि शिवा सिंह उन्हें अंदर ले जाकर उन ऊंचे तबके के मशहूर लोगों और रईसों के साथ बिठाएगा। आखिरकार शिवा एक व्यापारी था और छोटे सरकार का दोस्त भी, इसलिए उसके पास मुंबई के ऊंचे समाज में अपनी जगह बनाने का पूरा हक और मौका था। इंस्पेक्टर यशवंत भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर ऊंचे तबके के और भी कई लोगों से जान पहचान बढ़ा सकते थे। इंस्पेक्टर यशवंत से बेहतर कोई नहीं जानता था कि मुंबई में अमीरी और हैसियत का भेद कितना गहरा था। एक स्तर बड़े सेठों का था, दूसरा विदेशियों का, तीसरा नेताओं का और चौथा खास रईसों का। भले ही वह मुंबई के 4 सबसे बड़े इंस्पेक्टरों में से एक थे, फिर भी उन्हें उन ऊंचे हलकों में शामिल होने लायक नहीं समझा जाता था। उन ऊंचे तबके के लोगों की नज़रों में इंस्पेक्टर यशवंत बस एक सुरक्षा कप्तान थे, या यूं कहें कि महज एक रखवाले कुत्ते जैसे। इंस्पेक्टर यशवंत अपनी हदों को बहुत अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने कभी अपनी औकात से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज रात एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन हैरानी की बात थी कि शिवा सिंह उन्हें यहाँ उस जनार्दन भाव के साथ बिठाने ले आया, जो एक पुराना और तजुर्बेकार डॉन था और अब रिटायर होने की कगार पर था। शुरू में इंस्पेक्टर यशवंत को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर जल्दी ही उनकी सोच बदल गई।
जनार्दन भाव के सफ़ेद होते बालों को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कभी अंडरवर्ल्ड का कितना ताकतवर और खूंखार इंसान रहा होगा, जिसने लाल सागर गैंग की नींव रखी और दूसरी गैंग्स को कड़ी टक्कर दी। अब जब वह बूढ़ा हो गया है और वक्त ने उसे पीछे छोड़ दिया है, तो वह बस घर पर रहकर मुक्केबाजी का अभ्यास करता है और अपनी रखेल के साथ वक्त बिताता है। मार्शल वर्ल्ड उसे पूरी तरह भुला चुका है। अब कोई भी उसे तवज्जो नहीं देता या उसकी इज्जत नहीं करता। अगर आप ऐसी शानदार दावत में आते भी हैं तो आपको अलग थलग कर दिया जाता है और कोने में अकेले बैठना पड़ता है। इंस्पेक्टर यशवंत का दिल ये सोचकर भर आया, क्या होगा जब वह खुद बूढ़े हो जाएंगे? क्या होगा जब वह रिटायर हो जाएंगे? क्या उनकी हालत भी इससे ज़्यादा बदतर होगी? ये सोचकर इंस्पेक्टर यशवंत की निराशा दूर हो गई। इसके बजाय वह शिवा सिंह के इस बर्ताव की तारीफ करने लगे और उनके दिल में शिवा के लिए थोड़ी और इज्जत बढ़ गई। ये नौजवान कम से कम वफादार और उसूलों का पक्का तो था। बैठने के बाद इंस्पेक्टर यशवंत ने मुस्कुराते हुए जनार्दन भाव का अभिवादन किया। भाव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलेंगे। आप तो अब भी पूरी तरह से फुर्तीले और तंदुरुस्त लग रहे हैं। जनार्दन भाव हैरान था कि 4 बड़े इंस्पेक्टरों में से एक इंस्पेक्टर यशवंत उससे इतने अदब से बात कर रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़कर कहा, यह आपका बड़प्पन है। ये तो बस रोज़ाना की कसरत का कमाल है। सच में, इसका गुप्त नुस्खा क्या है? आप इतने दयालु हैं तो हमारे साथ भी साझा कीजिए ना। इंस्पेक्टर यशवंत और जनार्दन भाव आपस में गहरी और मज़ेदार बातचीत में लग गए, जबकि शिवा सिंह मज़े से अपने पैर पर पैर रखकर बैठा बियर की चुस्कियां ले रहा था और सिगरेट पीते हुए इस सुकून भरे पल का आनंद ले रहा था। तभी मंच की लाइटें जल उठीं और सब समझ गए कि मंच का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ... उन दिनों नाइट क्लबों के लिए ग्राहकों को खींचने का सबसे असरदार तरीका मंच पर होने वाले कार्यक्रम ही होते थे। अतीत में कोहिनूर नाइट क्लब ने माहौल को मज़ेदार बनाने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री शीतल को कार्यक्रम में बुलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। इस दौर में किसी सितारे के लिए नाइट क्लब में प्रदर्शन करना कोई शर्म की बात नहीं मानी जाती थी। इसके उलट किसी बड़े मंच पर प्रदर्शन के लिए बुलाया जाना आपकी लोकप्रियता और रुतबे का सबूत होता था। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। माहौल में जान फूंकने और मंच को रंगीन बनाने के लिए विजय सिंघानिया ने दृश्य स्टूडियो की 7 राजकुमारियों में सबसे छोटी नीलम को मंच पर प्रदर्शन के लिए बुलाया था। नीलम चमचमाती हुई पोशाक पहने और अपने घुंघराले बालों को लहराते हुए बैंड के सामने खड़ी थी। जैसे ही लाइटें चमकी उसने गाना शुरू किया, गुलाब गुलाब सबसे प्यारा, गुलाब गुलाब सबसे खूबसूरत, जो वसंत और गर्मियों में डालियों पर खिलता है। गुलाब गुलाब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुलाब गुलाब मेरे जज्बात बहुत गहरे हैं। गुलाब गुलाब मेरा प्यार बहुत पक्का है। यह मुंबई का एक बहुत ही शानदार और प्यारा सा प्रेम गीत था। शिवा ने अपने पिछले जीवन में इसे अनगिनत बार सुना होगा, लेकिन अब नीलम की दिलकश आवाज़ में इसे सीधा मंच से सुनना उसके दिल में एक अलग ही एहसास जगा रहा था। मंच के कार्यक्रमों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शुरुआत ड्रैगन के सिर जैसी और अंत फीनिक्स की पूंछ जैसा होना चाहिए, जिसका मतलब था कि शुरुआत करने वाला गायक ऐसा हो जो दर्शकों का पूरा ध्यान खींच सके और आखिरी गायक ऐसा हो जो पूरे मंच पर छा जाए। इसलिए नीलम का ये गीत गुलाब गुलाब मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत अहमियत रखता था। खुशकिस्मती से दृश्य स्टूडियो की 7 राजकुमारियों का खिताब बिल्कुल सही दिया गया था। जैसे ही नीलम ने अपना गाना खत्म किया, दर्शकों की तरफ से जोरदार तालियां और सीटियां गूंजने लगीं। कार्यक्रम की शुरुआत के तहत नीलम ने एक के बाद एक लगातार 3 गाने गाए। उसके मंच से नीचे उतरने के बाद मुंबई के नौजवानों का एक नया और मशहूर बैंड मंच पर आया, लेकिन उन्होंने उस समय के सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स की नकल की और यस्टरडे और शी लव्स यू जैसे अंग्रेजी गाने गाए। द बीटल्स का संगीत आमतौर पर बहुत सुरीला और धीमा होता था, जो साफ तौर पर वहां बुलाए गए विदेशी मेहमानों के लिए था। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, विदेशियों ने अपने जाम उठा लिए और धुन के साथ धीरे धीरे झूमने लगे। खुद को ऊंचे तबके का मानने वाले कुछ और रईस, जिन्हें अंग्रेजी समझ आती थी, वे भी पीछे खड़े होकर विदेशियों के साथ झूमने लगे और यह कहना नहीं भूले, ये लोग सच में बहुत अच्छा गाते हैं। जनार्दन भाव जैसा पुराना गुंडा ये सब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने माथे पर सिलवटें डाली, लंबे बालों, बेल बॉटम पैंट और अजीबोगरीब कपड़े पहने उन गायकों को घूरते हुए बड़बड़ाया, ये लोग आखिर क्या बकवास गा रहे हैं। ... शिवा सिंह जब संगीत सुन रहा था और बियर की चुस्कियां ले रहा था और एक लापरवाह अधिकारी की तरह अपना काम टालने की तैयारी में था, तभी उसने विजय सिंघानिया को खुशी से दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा। विजय ने पहले इंस्पेक्टर यशवंत और जनार्दन भाव को नमस्ते किया, फिर शिवा सिंह का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, शिवा चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। तुम किसे जानते हो? माना कि मैं बहुत आकर्षक हूँ, लेकिन मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए तुम्हें मुझे इस तरह घसीटने की ज़रूरत नहीं है, है ना? वहां पहुंचने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
कोई और चारा न पाकर शिवा सिंह को विजय सिंघानिया के साथ मंच के पीछे जाना पड़ा। मंच के पीछे का हिस्सा वह जगह थी जहां कलाकार आराम करते थे और वहां आम लोगों के जाने की मनाही थी, सिवाय बॉस के, जाहिर सी बात है। शिवा सिंह विजय के पीछे पीछे अंदर गया, जहां उसने देखा कि मंच के पीछे का हिस्सा बहुत करीने से सजा हुआ था। कुछ लड़के और लड़कियां शीशे के सामने अपना मेकअप ठीक कर रहे थे और अभिनेत्री नीलम, जो अभी अभी अपना प्रदर्शन खत्म करके आई थी, अपना गला साफ करने के लिए नाशपाती की चाय पी रही थी। शिवा सिंह ने तुरंत उसे सलाह दी, शिवा ब्रांड की रॉक शुगर नाशपाती चाय आजमा कर देखो, ये बहुत बेहतरीन है। नीलम एक पल के लिए रुकी, फिर उसने शिवा सिंह की तरफ देखा, जिसे विजय खींचकर ले जा रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। जल्द ही विजय ने शिवा सिंह को खींचकर एक निजी कमरे के सामने ला खड़ा किया, फिर उसने शिवा को आंख मारी, जिसका मतलब था कि वह ज्यादा हैरान न हो, और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नमस्ते, मैं विजय सिंघानिया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कमरे के अंदर से कोयल की कूक जैसी मीठी और कोमल आवाज आई, जरा रुकिए, मैं अपना मेकअप ठीक कर रही हूँ। विजय ने मुस्कुराते हुए शिवा सिंह की तरफ देखा और बोला, अब यह मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। तुम यहाँ के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें उससे मिलवा रहा हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो अपने आप पर कितना इतरा रहे हो। इससे पहले कि विजय कोई जवाब दे पाता, निजी कमरे का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और कमल के फूल सा खिलता हुआ एक बेहद खूबसूरत चेहरा शिवा सिंह के सामने आ गया। नमस्ते, मेरा नाम कामिनी है। कामिनी। शिवा सिंह को याद आ गया। वह 9 ड्रैगन्स की मल्लिका मानी जाती थी। विजय सिंघानिया ने तो उसे 5 लाख में साइन करने के लिए शिवा से पैसे भी उधार लिए थे। ये काफ़ी शानदार बात है, पता नहीं वह कितनी खूबसूरत होगी। शिवा सिंह ने उस इंसान को ध्यान से देखा और उसे देखते ही शिवा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तुम यहाँ कैसे? उसके सामने खड़ी वह खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी औरत थी जिसने उसके घर की तीसरी मंजिल किराए पर ली थी। कामिनी ने भी शिवा सिंह को पहचान लिया था। अरे तुम! विजय सिंघानिया काफ़ी शर्मिंदा हो गया। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विजय सिंघानिया जानबूझकर कामिनी को शिवा सिंह से मिलवाना चाहता था ताकि वह साबित कर सके कि उसकी पसंद और पारखी नज़र कितनी अचूक है। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा सिंह और कामिनी पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। इस वक्त शिवा सिंह और कामिनी, एक आकर्षक नौजवान और एक बेहद खूबसूरत लड़की, आंखें फाड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई उलझा हुआ सा रिश्ता हो। एक हैरानी से देख रहा था तो दूसरे की खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गई थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखकर विजय सिंघानिया के दिल में जलन की एक तेज लहर दौड़ गई। हाँ, उसे जलन हो रही थी। कामिनी की सुंदरता एक भव्य और सुरुचिपूर्ण प्रकार की सुंदरता थी, इसलिए भले ही वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी और मध्य मुंबई की खाड़ी की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, फिर भी उसने हर किसी को पीछे छोड़ दिया था और अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को अपना दीवाना बना लिया था। उसके प्रशंसकों में सिंघानिया परिवार का तीसरा बेटा विजय सिंघानिया भी शामिल था। जब विजय सिंघानिया ने पहली बार कामिनी को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया और सोचने लगा कि ऐसी महिला एक दुर्लभ रत्न है, खासकर इसलिए क्योंकि वह गा और नाच सकती थी। उसका मानना था कि अगर वह सिनेमा जगत में जाती तो वह एक बहुत बड़ी सितारा बन जाती। दुर्भाग्य से कामिनी मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थी, भले ही उसके पास कई अवसर थे और भले ही अनगिनत अमीर लोग सिर्फ एक शब्द के साथ उसे आगे बढ़ा सकते थे। मजबूर होकर विजय सिंघानिया के पास अपने नाच घर के उद्घाटन पर कामिनी को अनुबंधित करने के लिए 5 लाख रुपये की भारी रकम खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका उसे हर दिन देख पाने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं था। विजय सिंघानिया जानता था कि यद्यपि वह एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, वह कोई ऐसी नहीं थी जिसके करीब हर कोई जा सके। चूंकि उसे 9 ड्रैगन्स की मल्लिका के रूप में जाना जाता था, कोई भी कल्पना कर सकता था कि कई लोगों, विशेष रूप से पुरुषों के दिलों में उसका रुतबा कितना ऊंचा था। जब विजय सिंघानिया अभी भी ईर्ष्या का स्वाद चख रहा था, शिवा सिंह ने कामिनी की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, चलिए परिचय करते हैं। मेरा नाम शिवा सिंह है। कामिनी ने अपनी पतली उंगलियां आगे बढ़ाने से पहले उसकी ओर देखा। नमस्ते श्रीमान शिवा। विजय सिंघानिया अब और खुद को रोक नहीं पाया। तुम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हो? शिवा ने विजय सिंघानिया की ओर मुड़कर कहा, कामिनी जी मेरे घर पर रह रही हैं। क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? गलत मत समझो। शिवा ने उसे उत्तेजित देखकर जल्दी से समझाया, मैं मकान मालिक हूं और वह किराएदार है। विजय सिंघानिया जल्दी से कामिनी की ओर मुड़ा और पूछा, क्या ये सच कह रहा है? कामिनी ने सिर हिलाया, हाँ, मैं उसके घर पर रहती हूँ। यह ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? विजय सिंघानिया ने अभी भी शिवा को शक की निगाह से देखा। मैंने कामिनी जी को कुछ समय के लिए मेरी हवेली में रहने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बजाय वह तुम्हारा घर किराए पर लेने चली गई। क्या तुम्हारे घर पर सोने की परत चढ़ी है?
सोने की परत तो नहीं चढ़ी है, लेकिन 5वीं मंजिल पर एक छोटा सा छज्जा है। लगता है कामिनी जी को वह छज्जा बहुत पसंद आया, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय सिंघानिया ने अपनी आंखें घुमाईं। कामिनी के गाल थोड़े लाल हो गए, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वह उस रात छज्जे पर शिवा को देखकर हैरान रह गई थी। उसने सोचा था कि तीसरी मंजिल पर सिर्फ शिखा सिंह और उसकी बेटी रहती हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां एक आदमी भी होगा। लेकिन किराए के समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे और उसे वह प्यारा सा छोटा छज्जा सच में बहुत पसंद था, इसलिए उसने वहीं रहने का फैसला किया। खैर, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि रात में छज्जे से नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। वह भी रात में। विजय सिंघानिया ने शिवा को देखा। तुम दोनों कितने रूमानी हो। मुझे गलत मत समझो, हम उस समय एक दूसरे को नहीं जानते थे। हाँ, मुझे आज ही पता चला कि इनका उपनाम सिंह है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? विजय सिंघानिया को विश्वास नहीं हुआ। एक बेहद आदर्श और उदास रात में दोनों ने छज्जे पर एक दूसरे को गले लगाया होगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। विजय सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी देवी, उसे इस तरह के एक सुअर ने छीन लिया। माफ कीजिए श्रीमान विजय, मैं मंच पर जा रही हूँ। कामिनी ने अचानक विजय सिंघानिया को टोका, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ओह, तुम्हारा प्रदर्शन है। शुभकामनाएं। विजय सिंघानिया होश में आया और जल्दी से उसका उत्साह बढ़ाया। क्या आप कृपया एक पल के लिए एक तरफ हट सकते हैं? कामिनी ने क्षमा मांगते हुए पूछा। विजय सिंघानिया को तब एहसास हुआ कि वह रास्ता रोक रहा है और जल्दी से एक तरफ हट गया। कामिनी ने फिर शिवा की ओर मुस्कुराकर देखा और चली गई। जैसे ही कामिनी गई, विजय सिंघानिया सीधा शिवा के पास गया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मुझे सच बताओ, तुमने ये किया या नहीं? शिवा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुम उसके साथ सोए हो या नहीं? शिवा ने विजय सिंघानिया के हाथ झटक दिए। थोड़े सभ्य बनो, तमाशा मत बनाओ। आखिरकार हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह का सवाल पूछते समय हमें एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर बताओ। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। क्यों? अगर कामिनी तुम्हें पसंद करने लगे तो ये किसी भी आदमी के लिए शर्म की बात होगी। इतने चरम व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि शिवा अपनी बात पूरी कर पाता, बाहर मंच से एक मधुर धुन सुनाई दी। उसके बाद जाने पहचाने बोल। कृपया ऐसा मत करो। मेरी निगाहों में ठहरकर तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितनी अविश्वसनीय रूप से अकेली हूँ। भले ही मैंने अनगिनत रातों में तुम्हें अपने सपनों में चूमा है, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं हुआ। किशोर कुमार, चुपके से दीवानी। अरे, उसने मेरे गीत चुरा लिए। शिवा चिल्लाया। विजय सिंघानिया ने शिवा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ध्यान से सुनते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है। ... नाच घर के अंदर कामिनी गर्व से मंच के बीच में खड़ी थी। लाल रंग की एक कसीदाकारी वाली ड्रेस पहने हुए उसके बाल लहरा रहे थे और उसकी गर्दन के पीछे कढ़ाई की गई तितली उड़ान भरने के लिए तैयार लग रही थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत आवाज़ के साथ अपने दिल के सबसे खूबसूरत गाने गाए। पिछले जन्म के किशोर कुमार का चुपके से दीवानी उसके द्वारा एक स्त्री स्वर के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसने एक रहस्यमय और जादुई स्पर्श जोड़ दिया था। इस पल मंच पर कामिनी को देखकर हर कोई चकित था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज रात कामिनी उस तरह के स्थानीय गीत नहीं गाएगी जिसमें वह पहले अच्छी हुआ करती थी, बल्कि एक ऐसा अजीब गाना गाएगी। बात यह है कि यह अनोखा गाना भी अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। उन स्थानीय लोगों का तो कहना ही क्या जो स्थानीय भाषा समझते थे। विदेशी भी मंच पर कामिनी से मोहित हो गए थे और कह रहे थे, हे भगवान, ये तो जलपरी के गाने जैसा है। खास मेहमानों के खंड में बैठी शक्तिशाली व्यवसायी महिला देविका दास मंच पर कामिनी को घूरते हुए बोली, आज जाना सार्थक रहा। मैंने कभी इतनी आश्चर्यजनक सुंदरता देखने की उम्मीद नहीं की थी। कामिनी, 9 ड्रैगन्स की मल्लिका, वास्तव में असाधारण है। वह न केवल बाकी सभी को पीछे छोड़ देती है, बल्कि उसका गायन भी बहुत सुंदर और मधुर है। देविका दास ने मंच पर कामिनी की तुलना सुहानी से भी की, वह छोटी लड़की जिस पर वह फिदा हो गई थी। उसे लगा कि सुहानी उस तरह की लड़की थी जो दयनीय थी और लोगों को उसे गले लगाने और उसकी रक्षा करने का मन करता था, जबकि कामिनी सुरुचिपूर्ण और महान थी, जिससे लोग उसकी मजबूत आभा की प्रशंसा करते थे। कामिनी अब मेरे हाथों में है। देविका दास अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही हर कोई कामिनी के चुपके से दीवानी के प्रदर्शन से मोहित हुआ, मंच की लाइटें अचानक जल उठीं। एक कर्कश आवाज़ गूंजी, माफ़ कीजिए सभी लोग, कृपया इस नियमित निरीक्षण में सहयोग करें। खट खट खट, नाच घर की लाइटें अचानक जल उठीं, जिससे पूरा हॉल दिन की रोशनी में बदल गया। उसी समय सर्रर्र, पूरी तरह से हथियारों से लैस सैन्य पुलिस की 2 पंक्तियां खतरनाक कदमों के साथ अंदर आईं। क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ कोई सच में औचक निरीक्षण करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वहां मौजूद सभी खास मेहमान हक्के बक्के रह गए। महिला बॉस देविका दास, मुख्य इंस्पेक्टर यशवंत और विदेशी विलियम्स, सभी ने अविश्वास से देखा। ये कौन सी जगह है?
सिंघानिया परिवार के तीसरे बेटे विजय सिंघानिया द्वारा खोला गया नाच घर। सिंघानिया परिवार कैसा परिवार है? मुंबई के शीर्ष 10 परिवारों में से एक। मुंबई में कम से कम 30,000 लोग अपनी आजीविका के लिए सिंघानिया परिवार पर निर्भर हैं। लेकिन इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार के होने के बावजूद उन्हें उकसाने की हिम्मत कौन करता है? दूसरी तरफ आखिर यह व्यक्ति है कौन? नाच घर पूरी तरह से रोशन था। हथियारों से लैस पुलिस और सैनिकों की दो पंक्तियां खट 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 करते हुए आगे बढ़ीं और फिर एक साथ मुड़ीं, जिससे बीच में एक रास्ता बन गया। उसी समय बाहर से कोई अंदर आया। खट खट खट, जमीन पर चमड़े के जूतों की आवाज़ न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। सभी की निगाहें अंदर आने वाले व्यक्ति पर टिक गईं। आखिरकार वह आदमी नाच घर में दाखिल हुआ, सीधे मंच की ओर चला और जल्दी से मंच पर आ गया। वह मुड़ा, सीधा खड़ा हुआ और एक तिरस्कारपूर्ण रवैये के साथ दर्शकों को नीचे देखने लगा। वह आदमी एक साफ सुथरी पुलिस की वर्दी पहने हुए था, सिर पर पुलिस की टोपी थी और उसके हाथ उसकी बेल्ट पर थे। उसने बिना कुछ कहे सभी को नीचे देखा, बस अपने हाथ से अपनी पुलिस की टोपी को थोड़ा नीचे दबाया। इस पर दर्शकों में से किसी ने आश्चर्य से कहा, ये वह कैसे हो सकता है? मुख्य इंस्पेक्टर यशवंत और भी अधिक चकित थे, वह यहाँ क्यों है? इस समय शिवा सिंह और विजय सिंघानिया ने भी मंच के नीचे से आने वाले व्यक्ति को देखा। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की आंखों में एक भयंकर और क्रूर रूप था और उसकी सिर्फ एक नज़र ने ही कई लोगों को डरा दिया था। आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा करें। मुझे हाल ही में एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ अपराधी परेशानी खड़ी करने की योजना बना रहे थे, इसलिए हमारे जनरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को औचक निरीक्षण के लिए यहाँ भेजा गया है। कृपया हमें क्षमा करें। जनरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, प्रसिद्ध 633 सुसाइड स्क्वाड। भले ही किसी ने कुछ नहीं कहा, शिवा को पता था कि वह व्यक्ति कौन है। जो भी इस तरह के समय में छोटे सरकार का अपमान करने और परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सच में बोलने के बाद वह व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ओह माफ़ करना, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने कंधे पर लगे 3 फूलों बैज को साफ किया। वरिष्ठ इंस्पेक्टर चिराग चौहान, मुंबई पुलिस। भीड़ में कोलाहल मच गया। ये समझना जरूरी है कि इस दौर में पुलिस बल में किसी हिंदुस्तानी का प्रमुखता से उठना लगभग असंभव था और वरिष्ठ इंस्पेक्टर का पद प्राप्त करना तो अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि रणविजय सिंह जैसे मुख्य इंस्पेक्टर को भी इस स्तर के वरिष्ठ इंस्पेक्टर का सामना करते समय नमस्ते सर कहकर उनका अभिवादन करना पड़ता। बेशक पद एक पद है और अधिकार अधिकार है। अक्सर एक उच्च पद महान शक्ति के बराबर नहीं होता है। उदाहरण के लिए रणविजय भाई को ही ले लीजिए। हो सकता है कि वह उच्च पद पर न हो, लेकिन उनके पास काफ़ी और वास्तविक शक्ति है। उनसे ऊंचे पद वाले कई लोग भी निजी तौर पर उन्हें रणविजय भाई कहकर बुलाते हैं। हालांकि उनके सामने खड़े चिराग चौहान एक अपवाद थे, क्योंकि रणविजय सिंह की तुलना में उनके पास न केवल एक उच्च पद था बल्कि वास्तविक शक्ति भी थी। जनरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, जिसे बोलचाल की भाषा में 633 डेयरडेविल्स के रूप में जाना जाता है, का अर्थ है कि अपने अधिकार क्षेत्र में ये किसी भी नियंत्रण या प्रतिबंध से मुक्त है। इन दो विभागों को सामूहिक रूप से 3 फ्लैग्स कहा जाता है। 3 फ्लैग्स के नेता के रूप में चिराग चौहान के पास अद्वितीय पुलिस शक्ति है और वह पुलिस बल में एक सच्ची किंवदंती है। चिराग चौहान की उपस्थिति ने घटनास्थल पर अराजकता पैदा कर दी। नाच घर का मालिक विजय सिंघानिया उग्र था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चिराग चौहान 3 फ्लैग्स गिरोह का नेता है या नहीं। वह केवल इतना जानता था कि चिराग चौहान आज रात यहाँ निरीक्षण करने के लिए लोगों को लाया था, जो स्पष्ट रूप से उसके मुंह पर एक तमाचा था। हालांकि सिंघानिया परिवार के सदस्य के रूप में वह व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष का सामना नहीं कर सकता था, खासकर मीडिया की उपस्थिति में। यदि वह अपनी विशेष स्थिति के साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फटकार लगाता तो वह निश्चित रूप से अगले दिन अखबारों में छा जाता। आसपास के कई लोग शांत रहे और कुछ, जैसे देविका दास, तमाशा देखने का इंतजार भी कर रहे थे। सिंघानिया परिवार एक प्रमुख परिवार था और अगर आज 3 फ्लैग्स द्वारा उन्हें अपमानित किया गया तो भविष्य में मुंबई में उनका रुतबा कैसे कायम रहेगा। कुछ अंदरूनी लोग समझ गए थे कि चिराग चौहान मुंबई के अंबानी परिवार के करीब था और अंबानी परिवार कोहिनूर नाइट क्लब के बड़े बॉस विक्टर का समर्थक था। तथ्य यह है कि वे इस समय निरीक्षण करने आए थे, स्पष्ट रूप से सिंघानिया परिवार को चेतावनी देने के लिए था। ये दिलचस्प होने वाला है। कोहिनूर नाइट क्लब बनाम बोबो नाच घर, चिराग चौहान बनाम छोटे सरकार। मंच पर कामिनी को विजय सिंघानिया द्वारा व्यवस्थित लोगों द्वारा पहले ही नीचे ले जाया जा चुका था। इस बीच विजय सिंघानिया द्वारा बोबो नाच घर का प्रबंधन करने के लिए भारी वेतन पर काम पर रखे गए मैनेजर वर्मा के पास आगे आने और अपने बॉस के लिए चीज़ों को संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैनेजर वर्मा का असली नाम विकास वर्मा है, जिसका उपनाम रैमी मार्टिन है।
वह एक 30 वर्षीय अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो मुंबई के विभिन्न मनोरंजन स्थलों पर जाता है। वह पहले एक बार में काम करता था जहां रेमी मार्टिन जैसी विदेशी शराब बेची जाती थी। संयोग से वह एक मैनेजर बन गया। अपनी मीठी बातों और चतुराई से वह बार को बहुत सफलतापूर्वक चलाने में कामयाब रहा। यह उसी बार में था जहां विकास वर्मा विजय सिंघानिया से मिला था और विजय सिंघानिया पर उसकी बहुत अच्छी छाप पड़ी थी। जब बोबो नाच घर खुला तो उसने उसे महाप्रबंधक बनने के लिए भारी वेतन देकर अपने यहाँ काम पर रख लिया। विकास वर्मा जानता था कि इस समय बाहर आना उसके मालिक की चिंताओं को दूर करना है, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष कौन था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया। माफ़ कीजिए इंस्पेक्टर चौहान, हम आपके काम का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आप कृपया बैठ सकते हैं, कुछ पी सकते हैं और बात कर सकते हैं। चिराग चौहान हंसा। पीना? मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं अभी आधिकारिक काम पर हूँ। इससे पहले कि विकास वर्मा कुछ बोल पाता, एक काले चेहरे वाला पुलिस अधिकारी आगे बढ़ा और उसे एक तरफ धकेलते हुए तिरस्कारपूर्वक बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हमारे इंस्पेक्टर से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। विकास वर्मा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। खैर, मैं अब यहाँ का महाप्रबंधक हूँ। महाप्रबंधक? वह तो बस एक कर्मचारी होता है। तुम खुद को समझते क्या हो जो हम इंस्पेक्टरों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो? विकास वर्मा को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ, खासकर उसके आसपास इतने सारे लोगों के होने से, जिससे अपमानित होने की भावना और भी मजबूत हो गई। चिराग चौहान ने अपने आदमियों को कार्रवाई करने से नहीं रोका। वह बिल्कुल यही प्रभाव चाहता था, विजय सिंघानिया को बाहर आने के लिए मजबूर करना। जैसे ही विजय सिंघानिया बाहर आएगा और उसे चुनौती देगा, वह आसपास के मीडिया द्वारा बेनकाब हो जाएगा और उसका बोबो नाच घर निश्चित रूप से कल प्रमुख अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर होगा। जहां तक विकास वर्मा जैसे काम करने वालों की बात है, वे उसकी हैसियत वाले किसी व्यक्ति से बातचीत कैसे कर सकते हैं? अगर वह चाहता तो वह पलक झपकते ही उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। इस समय उपस्थित मीडिया संवाददाताओं ने पहले ही तस्वीरें लेना शुरू कर दिया था। खटखट की आवाज़ें, कैमरों की चमक उठने लगी। उन्हें मूल रूप से विजय सिंघानिया द्वारा नाच घर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने और इसके प्रचार में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अप्रत्याशित रूप से चीज़ें अचानक बदल गईं और कोई परेशानी खड़ी करने के लिए अंदर घुस आया। जो व्यक्ति अंदर घुसा था वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस बल के प्रसिद्ध 3 फ्लैग्स चिराग चौहान थे। ये हथकंडे ही कल के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर जगह बनाने के लिए काफ़ी हैं। अगर इस पल छोटे सरकार प्रकट हो सके तो यह और भी बेहतर होगा। चिराग चौहान के साथ छोटे सरकार की लड़ाई निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगी। तभी, इंस्पेक्टर चौहान, क्या यह आप हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? यदि आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और करें। हमारा नाच घर आपका समर्थन करेगा। बोलते हुए एक आदमी मंच पर आया और चिराग चौहान के पास गया। सभी ने मंच की ओर देखा और एक युवक को चिराग चौहान के आमने सामने खड़े देखा, जो जोर से मुस्कुरा रहा था और कोई डर नहीं दिखा रहा था। शिवा वहां ऊपर क्यों गया? यशवंत ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। शिवा मौत को बुलावा दे रहा है, देविका दास ने ताना मारा। विजय सिंघानिया ने चिंता भरे भाव से मंच की ओर देखा। उसे डर था कि कहीं शिवा को कुछ हो न जाए। कामिनी ने बड़ी उत्सुकता से मंच की ओर देखा। वह जानती थी कि चिराग चौहान कौन है और इसलिए वह उसे चुनौती देने में शिवा के दुस्साहस के बारे में बहुत उत्सुक थी। चिराग चौहान ने शिवा की ओर देखा लेकिन चुप रहा। विकास वर्मा, हालांकि, एक तिनके का सहारा पाकर जल्दी से शिवा के पीछे छिप गया। ये देखकर कि इस बिंदु पर भी किसी ने आगे आने की हिम्मत की है, काले चेहरे वाले पुलिस अधिकारी ने ठंडी सांस ली और शिवा को धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? शिवा ने दूसरे व्यक्ति का वह हाथ पकड़ लिया जो उसे दूर धकेल रहा था। मैं इस जगह का दूसरा प्रभारी हूँ। मुझे बताओ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? सख्त चेहरे वाला पुलिस अधिकारी ये देखकर हैरान रह गया कि शिवा उसका हाथ पकड़ने का दुस्साहस कर रहा है और वह अपना आपा खोने ही वाला था। किसी ने चिराग चौहान के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। चिराग चौहान ने ऊपर देखा और चिल्लाया, रुको, हरीश, यहाँ से बाहर निकलो। काले चेहरे वाला पुलिस अधिकारी हरीश अनिच्छा से रुक गया और जब वह पीछे हटा तो वह शिवा को घूरना नहीं भूला। इस पल शिवा और चिराग चौहान के बीच कोई बाधा नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में झांका। तुम्हारा नाम शिवा है, इस जगह में तुम्हारी हिस्सेदारी है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर चौहान वास्तव में बहुत समझदार हैं। समझदार? मैं ये भी जानता हूं कि तुम लगभग रणविजय भाई के भाई बन गए थे, चिराग चौहान ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। यह इंस्पेक्टर रणविजय की दयालु पेशकश है, शिवा ने न तो विनम्रता और न ही अहंकार दिखाते हुए कहा। चिराग चौहान मुस्कुराया, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और शिवा के पास आया। उसकी नज़र एक बाज की तरह थी जो सीधे शिवा को घूर रही थी और एक अदृश्य आभा ने उसे तुरंत नीचे दबा दिया।
मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम उनके सगे भाई होते, इस बात को तो छोड़ ही दो कि तुम लगभग उनके भाई बन गए थे, तब भी तुम इस स्थिति को संभाल नहीं पाते।